स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। अध्याय 221 पद से हटाना। अधिकारी हेमंत का शरीर अकड़ गया। फिर उसने जल्दबाजी में एक मुस्कान निचोड़ी और बड़े आत्मविश्वास से कहा, श्री रणवीर, इस मूर्ख की बकवास पर ध्यान न दें। मैं तो बस एक वेतनभोगी कर्मचारी हूँ। मैं स्थानीय सम्राट कैसे बन सकता हूँ? आपके सामने तो मैं धूल बराबर भी नहीं हूँ। अधिकारी हेमंत ने जल्दी से कहा, श्री रणवीर, आज की घटना तो बस एक इकलौती घटना थी। मेरी बेटी आमतौर पर पर्यटकों को परेशान नहीं करती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई। रणवीर सिंघानिया ने उपहास किया, ऐसा है क्या? उसने पास खड़े दुकानदारों के समूह की ओर देखा। मुझे बताओ, क्या वह सच कह रहा है? अधिकारी हेमंत ने तुरंत दुकानदारों के समूह पर घूर कर देखा। उसकी आंखों में धमकी भरी निगाहें थीं। सभी दुकानदार हिचकिचाए, जाहिर तौर पर सच बताने से और अधिकारी हेमंत द्वारा बाद में प्रतिशोध लेने से डर रहे थे। ये देखकर रणवीर सिंघानिया ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज यदि तुम द्वीप पर उसके और उसकी बेटी द्वारा दूसरों को परेशान करने की एक भी घटना के बारे में बताओगे तो मैं उसे प्रबंधन कार्यालय के निदेशक पद से हटा दूंगा। ये सुनकर दुकानदार उत्साहित हो गए। वे लंबे समय से इस उत्पीड़न से मुक्ति पाना चाहते थे। पहले वे असहाय थे और इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब जब मालिक ने बात की थी तो वे स्वाभाविक रूप से और देर नहीं करते। एक अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ा, तारा देवी की ओर इशारा करते हुए बोला, कल ही की बात है, उसे मेरे ठेले पर 2 चूड़ियां पसंद आ गईं और उसने किसी से उन्हें छीनवा लिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसके गुंडों ने मुझे पीटा। फिर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई, अधिकारी हेमंत को देखते हुए बोली, इस नीच ने देखा कि मैं सुंदर हूं और मुझसे रात बिताने को कहा। जब मैंने मना किया तो इसने मुझे छुआ तक। हताशा में मैंने इसे धक्का दिया और इसने मुझे मारा। तब से मेरी दुकान एक ऐसे कोने में कर दी गई है जहां कोई पर्यटक कभी नहीं जाता, और कभी कभी रात में कोई मेरी दुकान के शीशे तोड़ जाता है। अधिकारी हेमंत उत्तेजित हो गया, तुम यहाँ मुझे बदनाम करना बंद करो। मैंने ऐसा कब किया? लड़की ने कहा, मेरे पास अभी भी निगरानी फुटेज है। मैं अभी जाकर उसे सबूत के तौर पर ला सकती हूँ। अधिकारी हेमंत तुरंत डर गया और रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़ा। श्री रणवीर, उसकी बातों पर विश्वास न करें। अगर उसके पास सच में सबूत होता तो वह बहुत पहले ही मुझ पर मुकदमा कर चुकी होती। यूं चुप नहीं रहती। लड़की का चेहरा अन्याय से भरा था। मैंने अपनी सारी संपत्ति यहाँ लगा रखी है। अगर तुम्हारी धमकियां न होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर मुकदमा नहीं करना चाहती? फिर 5-6 अन्य लोग अधिकारी हेमंत के अपराधों के खिलाफ गवाही देने के लिए खड़े हुए, जिनमें से 3 सबूत पेश करने में सक्षम थे। सुनने के बाद रणवीर सिंघानिया ने अधिकारी हेमंत की ओर जलते हुए क्रोध से देखा, क्या तुम अपनी चालाकी जारी रखोगे? अधिकारी हेमंत का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। उसने जबरदस्ती एक बेजान मुस्कान देते हुए कहा, श्री रणवीर, मैंने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उन्हें सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और मैं वादा करता हूं कि ऐसी बातें दोबारा कभी नहीं होंगी। रणवीर सिंघानिया हंसे बिना न रह सका। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई भविष्य बचा है? उसने सभी की ओर देखा और ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं इस द्वारा घोषणा करता हूं कि आज से इस व्यक्ति को चंद्रद्वीप प्रबंधन कार्यालय के निदेशक पद से मुक्त किया जाता है। मैं इस मामले को अपने सभी सहयोगियों को भी अवगत कराऊंगा, ताकि वे भी ऐसे बुरे तत्वों को आश्रय देने से बच सकें। पूरा स्थान तुरंत जयकारों से गूंज उठा। अधिकारी हेमंत लगभग रो पड़ा। रणवीर सिंघानिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। श्री रणवीर, कृपया मुझे एक और मौका दें। मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। अगर मेरी यह नौकरी चली गई तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। रणवीर सिंघानिया ने उस पर नजर डाली। जब तुम अपनी शक्ति से दूसरों को परेशान कर रहे थे तो क्या तुमने कभी सोचा था कि दूसरों को भी अपने परिवारों का भरण पोषण करना होता है? अवनी टांग पास आए, अधिकारी हेमंत पर उतनी ही क्रोधित होकर बोली, अधिकारी हेमंत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे व्यक्ति हो सकते हो। तुमने सचमुच मुझे निराश किया है। फिर उसने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, श्री रणवीर, यह मामला मेरी भी लापरवाही रही है। मैं निश्चित रूप से इसे संभालूंगी और आपको स्पष्टीकरण दूंगी। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया, फिर मुड़ा और घटनास्थल पर और देर किए बिना चला गया। अधिकारी हेमंत खड़ा हुआ। उसका चेहरा निराशा की तस्वीर था। वह तारा देवी के पास गया और उसे 2 थप्पड़ मारे। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम मूर्ख। अब मैंने तुम्हारी वजह से अपनी नौकरी खो दी है। क्या तुम अब संतुष्ट हो? तारा देवी फूट फूट कर रोने लगी, तुम मुझे फिर मार रहे हो, मैं माँ को बताऊंगी। अधिकारी हेमंत ने उसे फिर थप्पड़ मारा, चाहे तुम अपनी दादी को बता दो, मुझे आज भी तुम्हें मारना है। जैसे ही रणवीर सिंघानिया आगे बढ़े, चारों ओर के लोग उन्हें प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। अवनी टांग उसके बगल में चल रही थी। उसका चेहरा आज्ञाकारिता की तस्वीर था।
रणवीर सिंघानिया ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अवनी टांग खिलखिला कर हंसी। चंद्रद्वीप तो बस तुम्हारे चचेरे भाई की संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। रणवीर सिंघानिया ने आंखों से उसे रुकने का इशारा किया। अवनी टांग अनमने भाव से रुक गई, आगे कुछ नहीं बोली। अदिति का चेहरा भावनाओं से भरा था। भाई, सब लोग तुम्हें चिढ़ाते थे, कहते थे कि तुम बाहर नौकर से भी बदतर थे। मैं जवाब देना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करूं। अब बहुत अच्छा है। अगर कोई तुम्हें फिर से हंसने की हिम्मत करेगा तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मेरे भाई पूरे द्वीप के मालिक हैं। रणवीर सिंघानिया बस हंस दिए, ज्यादा कुछ नहीं कहा। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। इस यात्रा के बाद मैं अपने गृहनगर जाऊंगा। उसी क्षण नीरज पास आया। उसका चेहरा मुस्कानों से भरा था। चाटुकारिता करते हुए नजदीक आया। चचेरे भाई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चंद्रद्वीप वास्तव में आपका है। मुझे हमेशा से ही आप में कुछ असाधारण नजर आता था। रणवीर सिंघानिया ने उसे तुरंत टोक दिया। तुम्हारा चचेरा भाई कौन? नीरज का चेहरा जम गया और उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, आप अदिति के चचेरे भाई हैं तो स्वाभाविक रूप से आप मेरे भी चचेरे भाई हुए। रणवीर सिंघानिया ने अदिति की ओर मुड़कर पूछा, इस लड़के से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अदिति ने नीरज को घूर कर देखा। उसके पहले के कायरतापूर्ण व्यवहार और रणवीर सिंघानिया पर दोष मरने की बात याद करते हुए सीधा सीधा कहा, नीरज, हम अलग हो जाते हैं। नीरज तुरंत घबरा गया। अदिति, मैं मानता हूं कि मैं पहले थोड़ा कायर था, लेकिन तुम सिर्फ इस बात पर मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। चलो बात करते हैं। अदिति ने उपहास किया, थोड़ा कायर? इस यात्रा पर मैंने तुम्हारा असली रंग देख लिया है। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अब मुझे ढूंढने मत आना। रणवीर सिंघानिया ने अदिति को अपनी ओर खींचा और नीरज को कोल्डली घूरकर कहा, आगे बढ़ो और कूद जाओ। अवनी टांग ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक चट्टान है, क्या मैं आपको वहां ले जाऊं? नीरज का चेहरा काला पड़ गया और अंततः उसने एक आह भरी और निराश होकर चला गया। रणवीर सिंघानिया ने अदिति को देखा, तुम अभी भी युवा हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अदिति ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं अब किसी को डेट नहीं करूंगी जब तक कि आपके जैसा कोई असाधारण पुरुष, चचेरे भाई, मेरा पीछा न करे। अवनी टांग ने मन ही मन सोचा, शायद ये कामना न करना ही बेहतर है, नहीं तो तुम कभी शादी नहीं कर पाओगी। रणवीर सिंघानिया ने दिव्य रत्न निकाला और अदिति को दिया। बाद में इस पत्थर में किसी से छेद करवा लेना, इसे एक धागे में पिरोकर अपने गले में पहनना, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अदिति का चेहरा खुशी से चमक उठा। रत्न पाकर उसने उसे जोर से चूमा। चचेरे भाई, आप मेरे लिए सच में बहुत अच्छे हैं। मैं तो आपकी कायल हो गई। अवनी टांग ने ईर्ष्या से अदिति को देखा, मन ही मन बड़बड़ाते हुए, काश आचार्य रणवीर भी मुझे कोई उपहार देते। जल्द ही। अदिति का चेहरा उतर गया, लेकिन मुझे आज रात महाविद्यालय वापस जाना होगा। कल मेरी कक्षा है और मैं अब आपके साथ और नहीं खेल सकती, चचेरे भाई। रणवीर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ाई सबसे पहले है। तुम गर्मी की छुट्टियों के दौरान मुझसे मिलने आ सकती हो। अदिति ने अनिच्छा से सिर हिलाया, फिर उत्साह से बोली, तो चलो आज दोपहर द्वीप पर सभी मजेदार चीजों का आनंद लेते हैं। तीनों ने पूरे चंद्रद्वीप की खोज में खूब मजे किए। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, अदिति और रणवीर सिंघानिया ने अनिच्छा से एक दूसरे को अलविदा कहा। अवनी टांग की बात करें तो उसने बस अलविदा कहा। भले ही रणवीर सिंघानिया ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका रिश्ता केवल दोस्ताना था, फिर भी वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि यह सुंदर बड़ी बहन उसके चचेरे भाई के पीछे पड़ी है। एक महिला की अंतर्ज्ञान अक्सर सही होता है, इसीलिए उसे अवनी टांग के प्रति एक स्पष्ट दुश्मनी महसूस हुई। एक साथ खेलते समय वे सतह पर तो दोस्ताना थे, लेकिन मन ही मन वह कह रही थी, हे नागिन, मेरे चचेरे भाई को बहकाने की हिम्मत मत करना। अदिति को लेकर चिंतित होने के कारण रणवीर सिंघानिया ने अवनी टांग से टांग राजवंश के एक विशेषज्ञ को उसे चुपचाप महाविद्यालय वापस पहुंचाने का प्रबंध करवाया। अदिति के जाने के बाद रणवीर सिंघानिया और अवनी टांग ने चंद्रद्वीप पर अपनी सैर जारी रखी। चंद्रद्वीप का दिन का नज़ारा अच्छा था, लेकिन रात का दृश्य वास्तव में मनमोहक था। अवनी टांग और रणवीर सिंघानिया चंद्रद्वीप के रात के आकाश के नीचे साथ चले, एक अकथनीय संतुष्टि महसूस करते हुए। यह अच्छा ही हुआ कि आचार्य रणवीर के चचेरे भाई को महाविद्यालय वापस जाना पड़ा, अन्यथा तीन लोगों के साथ रात के नज़ारे का आनंद लेना कम आकर्षक होता। रात के 10 बजे रणवीर सिंघानिया को अचानक कुछ याद आया और उसने अवनी टांग को तेजी से देखा। हे भगवान, द्वीप पर इतने सारे पर्यटक हैं और हमने पहले से होटल बुक नहीं किया, आज रात हम कहाँ सोएंगे? अवनी टांग ने धीरे से हंसते हुए कहा, चिंता मत कीजिए आचार्य रणवीर, मैंने पहले ही द्वीप के सबसे अच्छे होटल को सूचित कर दिया था और उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे आरक्षित किए हैं। एक पल के लिए उसे यह कहने का लालच हुआ कि उन्होंने केवल एक कमरा आरक्षित किया है। इस विचार से उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हालांकि उसके संयम ने उसे उस विचार को व्यक्त करने से रोक दिया। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया, यह अच्छी बात है, देर हो रही है, हमें होटल वापस जाकर आराम करना चाहिए। वे दोनों द्वीप के शीर्ष होटल की ओर साथ चले। उनके जाते ही पास के एक बड़े पेड़ के ऊपर एक लंबी तलवार वाला व्यक्ति छाया की तरह प्रकट हुआ। वह आकृति कुछ देर तक रणवीर सिंघानिया और अवनी टांग को जाते हुए देखती रही। एक फुर्ती से वह हवा में गायब हो गया। रणवीर सिंघानिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए, क्योंकि वह लापरवाही से आगे चलता रहा। थोड़ी ही देर में वे दोनों होटल की लॉबी में पहुंचे।
उस समय एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवती स्वागत कक्ष के कर्मचारियों से बहस कर रहे थे। अवनी टांग को देखते ही होटल प्रबंधक सुरेश जल्दी से उनके पास आया। अवनी टांग ने वृद्ध व्यक्ति और युवती पर नजर डाली और पूछा, वहाँ क्या बात है? लेकिन हमारे पास केवल 2 कमरे बचे हैं जो आपके लिए आरक्षित थे कुमारी। वे हमसे विनती कर रहे थे क्योंकि हम उन्हें कमरा नहीं दे रहे थे। अवनी टांग ने यह सुना और रणवीर सिंघानिया की ओर देखने लगी। अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। इस विचार से उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे अत्यधिक घबराहट महसूस हुई। एक गहन आंतरिक संघर्ष के बाद अवनी टांग को लगा कि उसे हिम्मत से कोशिश करनी चाहिए। आखिर रणवीर सिंघानिया बहुत ही असाधारण थे। अगर उसने पहल नहीं की तो उसे डर था कि उसे कभी अवसर नहीं मिलेगा। तो उसने अपना साहस बटोरा और स्वागत कक्ष के प्रबंधक की ओर देखा। तो फिर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रणवीर सिंघानिया तेजी से स्वागत डेस्क की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। वैद्यराज जी, कुमारी ओजस्विनी, आप यहाँ कैसे? वृद्ध व्यक्ति और लड़की मुड़े और वे कोई और नहीं बल्कि वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी थे। रणवीर सिंघानिया को देखते ही उन दोनों की आंखें चमक उठीं। रणवीर सिंघानिया, सोचा न था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी, कितना सुखद संयोग है। वैद्यराज सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा। ओजस्विनी ने रणवीर सिंघानिया को थोड़ा नाराजगी से घूरते हुए कहा, आपने मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दिया? रणवीर सिंघानिया असहज होकर मुस्कुराए, मैं हाल ही में काफ़ी व्यस्त रहा हूँ। ओजस्विनी ने नाक भान से कुढ़ी, लेकिन मन ही मन बहुत खुश थी। इस समय अवनी टांग उनके पास आई। उन्होंने अनजाने में ओजस्विनी पर एक नज़र डाली और तुरंत भाप गई। यह एक प्रतिद्वंद्वी है। उसने धीमे से पूछा, श्रीमान रणवीर, ये दोनों कौन हैं? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और उन तीनों का एक दूसरे से परिचय कराया। अवनी टांग की पहचान जानने के बाद ओजस्विनी उसे देखे बिना नहीं रह पाए, सोचते हुए, ये बदमाश रणवीर सिंघानिया जहाँ भी जाता है ऐसी रूपवती मायाविनियाँ उसे कैसे मिल जाती हैं। उसे अपने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा रंगीला व्यक्ति होना चाहिए। चूंकि उन्हें परिचित मिल गए थे, उन चारों ने कमरा बुक करने का मामला एक तरफ रख दिया और होटल के स्वागत कक्ष के विश्राम क्षेत्र में बैठकर हालचाल पूछने और बातें करने लगे। रणवीर सिंघानिया ने वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी की ओर देखा। क्या आप यहाँ छुट्टियों के लिए आए हैं? वैद्यराज सूर्यकांत हंसे, छुट्टियां तो बस रास्ते में हैं। ओजस्विनी ने सुना कि यह जगह मनोरंजक है और यहाँ आने की जिद की, तो हमने यहाँ कुछ दिनों के लिए मौज मस्ती करने का फैसला किया। ओजस्विनी शर्म से लाल हो गई। दादाजी, रणवीर सिंघानिया ने पूछा, अच्छा, तो फिर आपका यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैद्यराज सूर्यकांत के चेहरे पर पुरानी यादों का एक हल्का सा भाव आ गया और उन्होंने धीमे से कहा, आयुर्वेद संप्रदाय की औषधि निर्माण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। रणवीर सिंघानिया की भौहें तन गईं। आयुर्वेद संप्रदाय ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करता है? बगल में खड़ी अवनी टांग कुछ हैरान थी। क्या आयुर्वेद संप्रदाय की औषधि निर्माण प्रतियोगिता केवल संप्रदाय के शिष्यों के लिए ही खुली है? वैद्यराज सूर्यकांत की निगाहें और गहरी हो गईं। 20 साल पहले मैं भी आयुर्वेद संप्रदाय का एक शिष्य था। रणवीर सिंघानिया उत्सुक हो उठे, ये जानने के लिए कि वैद्यराज सूर्यकांत का आयुर्वेद संप्रदाय के साथ किस तरह का संबंध था। इससे पहले कि वह पूछ पाते, वैद्यराज सूर्यकांत ने कहानी सुनाना शुरू किया। आयुर्वेद संप्रदाय केवल वैद्यों का संगठन नहीं है। सटीक रूप से कहें तो यह एक युद्ध कला संप्रदाय है। आयुर्वेद संप्रदाय के अधिकांश शिष्य वैद्य और युद्ध कला के ज्ञाता दोनों होते हैं और उनकी औषधीय क्षमताओं के कारण रसायन साधना में एक लाभ होता है। वास्तव में उनकी शक्ति अक्सर भारत के युद्ध कला संघों के कई लोगों से कहीं अधिक होती है। अवनी टांग ने सहमति में सिर हिलाया। तटवर्ती प्रदेश के किनारे एक रहस्यमयी द्वीप पर स्थित आयुर्वेद संप्रदाय तटवर्ती प्रदेश के साथ अधिक सक्रिय था और अवनी टांग ने मुखिया रंजीत टांग से संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ सुना था। मुखिया रंजीत टांग के अनुसार आयुर्वेद संप्रदाय में भयानक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति थे जो उन्हें एक हाथ से कुचल सकते थे। वैद्यराज सूर्यकांत ने जारी रखा, हालांकि मेरा एकमात्र जुनून चिकित्सा में था और युद्ध कला के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी। मैंने सोचा कि भले ही मैं युद्ध कला का अभ्यास न करूं, मैं फिर भी आयुर्वेद संप्रदाय के भीतर चिकित्सा अध्ययनों में गहराई से उतर सकता था और उस क्षेत्र में कुछ हासिल कर सकता था। लेकिन उस समय की मेरी सोच बहुत भोली थी। जहां युद्ध कौशल ही सर्वोच्च है, बिना शक्ति के केवल धमकाया जा सकता है। आयुर्वेद संप्रदाय में आचार्य जयदेव नाम का एक व्यक्ति था। वह उस समय मेरा सहपाठी था। मेरा मानना है कि उसकी चिकित्सा क्षमताएं अच्छी थीं, लेकिन मेरे जितनी नहीं। हालांकि ये व्यक्ति अत्यधिक ईर्ष्यालु था। ये देखकर कि उसकी चिकित्सा क्षमताएं मेरी तुलना में कम थीं, वह मुझे हर मोड़ पर नीचा दिखाने लगा। समय के साथ हमारे बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए। संप्रदाय की औषधि निर्माण प्रतियोगिताओं में से एक के दौरान मुझे शुरू में पहला स्थान जीतने की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से आचार्य जयदेव ने गुप्त रूप से उन सामग्री और उपकरणों को बदल दिया था जिनका मैं रसायन साधना के लिए उपयोग कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप एक हास्यास्पद प्रदर्शन हुआ और मैं हंसी का पात्र बन गया। उसके बाद मैं संप्रदाय के गुरुजनों का कृपापात्र नहीं रहा। आचार्य जयदेव ने इस मौके का फायदा उठाकर मुझे हर तरह से अपमानित किया और यहाँ तक कि मेरे राजपूत परिवार से एक पैतृक दिव्य रत्न लॉकेट भी चुरा लिया। अंत में मैं और अधिक सहन नहीं कर सका और आयुर्वेद संप्रदाय छोड़ दिया। अपमान जो आचार्य जयदेव ने मुझ पर लादा, मैंने उसे हमेशा अपने हृदय में संजोए रखा। लेकिन समय बीतने के साथ मैंने उसे भूलना शुरू कर दिया और बदले की कोई भावना नहीं रखी।
इसके अलावा आचार्य जयदेव अब आयुर्वेद संप्रदाय के तृतीय आचार्य हैं, भयानक शक्ति के साथ। बदला लेना असंभव सा लगता था। हालांकि मेरे राजपूत परिवार का पैतृक दिव्य रत्न लॉकेट दूसरों के हाथों में नहीं रह सकता, इसलिए मैंने उसे कई बार वापस मांगने के लिए संपर्क किया। शुरू में वह उसे वापस देने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरी लगन देखकर उसने मुझे आयुर्वेद संप्रदाय में वापस आकर औषधि निर्माण प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। यदि मैं या मेरे वंशज प्रतियोगिता में पहला स्थान जीत सके तो वह मुझे दिव्य रत्न लॉकेट लौटा देगा। ओजस्विनी और मैं इसी कारण से यहाँ हैं। ये सुनकर रणवीर सिंघानिया मन ही मन भावुक हो उठे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सौम्य वैद्यराज सूर्यकांत का ऐसा दुखद अतीत होगा। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं वैद्यराज सूर्यकांत को उनके पैतृक दिव्य रत्न लॉकेट को पुनः प्राप्त करने और पुराने गिले शिकवे निपटाने में सफलता की कामना करता हूँ। वैद्यराज सूर्यकांत मुस्कुराए, शांत रहे। उस क्षण रणवीर सिंघानिया को अचानक एक विचार आया और उन्होंने पूछा, वैद्यराज जी, आयुर्वेद संप्रदाय अपनी रसायन साधना के लिए इतना प्रसिद्ध है, उसके पास दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों का संग्रह अवश्य होगा। क्या उनके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो 500 साल से अधिक पुरानी हो? सहस्रवर्षीय अमृत की शक्ति ने रणवीर सिंघानिया को सीधे स्थापना स्तर के मध्य चरण के शिखर पर पहुंचा दिया था। अब वह बस एक कदम और था भेदन के लिए। यदि उन्हें 500 साल से अधिक पुरानी कुछ आत्मिक जड़ी बूटियां मिल सके तो वह निश्चित रूप से अपनी वर्तमान साधना बाधा को दूर करने और एक और भेदन कर सकेंगे। वैद्यराज सूर्यकांत हंसे और बोले, आयुर्वेद संप्रदाय अपने अमृत के लिए जाना जाता है, उसके पास बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों का भंडार कैसे नहीं होगा। इसके अलावा जिस द्वीप पर आयुर्वेद संप्रदाय स्थित है वह वास्तु ज्योतिषीय महत्व की भूमि है। जब इसे विकसित किया गया तो कई आत्मिक औषधियां मिलीं। इस औषधि निर्माण प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार ही 3 पंचताब्दी आत्मिक औषधियां हैं। वे इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताते। रणवीर सिंघानिया की आंखें तुरंत तीव्र चमक से जगमगा उठी और उन्होंने पूछा, वैद्यराज जी, क्या आप मुझे अपने साथ इस औषधि निर्माण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जा सकते हैं? वैद्यराज सूर्यकांत ने रणवीर सिंघानिया को देखा, जो अचानक उत्साहित हो गए थे, और आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा, रणवीर, तुम भी इस औषधि निर्माण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? रणवीर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आपने अभी कहा, आयुर्वेद संप्रदाय में कई विशेषज्ञ हैं और आचार्य जयदेव यदि आचार्य बन पाए हैं तो उनकी शक्ति कम नहीं होगी। मैं आपके साथ चलूंगा ताकि यदि वे आपको परेशान करें तो मैं भी मदद कर सकूं। वैद्यराज सूर्यकांत हंसने लगे, मन ही मन सोच रहे थे कि यह युवक आत्मिक औषधियों के पीछे पड़ा है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, ओजस्विनी चिल्लाई, तो चलो, हम सब साथ चलते हैं। दादाजी, और हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। वैद्यराज सूर्यकांत ने ओजस्विनी पर एक नज़र डाली और असहाय भाव से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो साथ चलते हैं, लेकिन अगर मैं पहला स्थान नहीं ला पाया तो मैं तुम्हें आत्मिक औषधि नहीं दे पाऊंगा। रणवीर सिंघानिया ने हल्की मुस्कान दी, ये दर्शाते हुए कि इसमें कोई समस्या नहीं थी। जब तक आयुर्वेद संप्रदाय के पास आत्मिक औषधि थी उन्हें इसे प्राप्त करने की चिंता नहीं थी। ओजस्विनी का चेहरा खुशी से भर गया, मैं फिर से रणवीर के साथ रहूंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार मुझे उसकी किसी इच्छा को पूरा करने का अवसर मिलेगा। अवनी टांग, जो पास खड़ी थी, गहरी प्रभावित हुई और उसने सिर घुमाकर रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। श्रीमान रणवीर, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? ओजस्विनी की मुस्कान सख्त हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, तुम क्यों पीछे आ रही हो, हम तो जानते भी नहीं एक दूसरे को। अवनी टांग के चेहरे पर निराशा झलक रही थी, लेकिन वह केवल सिर हिलाकर सहमत हो सकी। उसी क्षण उसे याद आया कि वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी को अभी तक कमरे नहीं मिले थे, इसलिए उसने कहा, क्या आप दोनों अभी कमरे तलाश रहे थे? सौभाग्य से मैंने उनके लिए 2 कमरे आरक्षित करवा लिए थे, लेकिन वे केवल 2 ही हैं। उसने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, तो आज रात, श्रीमान रणवीर, हम। ओजस्विनी ने अवनी टांग की प्रतिक्रिया को उपेक्षा से देखा, सचमुच एक कपटी स्त्री। तुम्हें सच में लगा कि तुम आज रात रणवीर के साथ सोओगी? अगर किसी को सोना चाहिए तो वह मुझे होना चाहिए, हम। रणवीर सिंघानिया खड़े हो गए, देर हो रही है, चलो हम अपने कमरों में वापस जाकर आराम करें। तभी अवनी टांग को होश आया, उसकी आंखें अपनी निराशा को मुश्किल से छिपा पा रही थीं, और उसने जवाब दिया, ठीक है। ओजस्विनी चलकर अवनी टांग के पास आए और उसकी बांह से बांह मिलाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, बहन, आज रात साथ सोते हैं। चिंता मत करो, मैं खर्राटे नहीं लेती। अवनी टांग ने मुस्कान दिखाई, फिर भी कुछ नहीं कहा। रणवीर सिंघानिया और वैद्यराज सूर्यकांत अपने कमरे में गए। वैद्यराज सूर्यकांत ने हंसते हुए कहा, रणवीर, मैं रात में खर्राटे लेता हूँ, आशा है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। रणवीर सिंघानिया खिड़की के पास खड़े थे, रात के दृश्य को देखते हुए, और हल्के से बोले, वैद्यराज, आप पहले सो जाए, मेरी चिंता न करें। वैद्यराज सूर्यकांत चौंक गए, तुम्हें कुछ और काम है? रणवीर सिंघानिया मुड़े, मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक अतिथि से मिलना है। वैद्यराज सूर्यकांत ने संशय भरी नज़र से देखा, एक अतिथि? जब हम अंदर आए तो हमने किसी और को नहीं देखा, यह अतिथि कहाँ से आया? रणवीर सिंघानिया ने जवाब दिया, वैद्यराज, आप सो जाए, मैं जाकर देखता हूँ। फिर उन्होंने खिड़की खोली, खिड़की की मुंडेर पर कदम रखा, ऊपर की ओर कूदे और ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। वैद्यराज सूर्यकांत हतप्रभ रह गए। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि उनका कमरा होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जमीन से 100 मीटर से भी अधिक ऊपर।
रणवीर सिंघानिया ने कहा कि वह कूदने वाले थे और फिर उन्होंने बस कर दिया। ये सचमुच भयावह था। वह जल्दी से खिड़की पर गए, नीचे देखा और फिर ऊपर, लेकिन उन्हें रणवीर सिंघानिया का कोई निशान नहीं मिला। एक पल सोचने के बाद वह शांत हुए और उदासीनता से बोले, रणवीर सिंघानिया पुरुषों में महान वीर है और वह स्पष्ट रूप से जानता है कि वह क्या कर रहा है। इस वृद्ध को उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वह हाथ मुंह धोने गए और फिर बिस्तर पर चले गए। होटल की छत पर समुद्री हवा के झोंके चल रहे थे। रणवीर सिंघानिया छत के किनारे खड़े थे, थोड़ी दूरी पर खड़ी आकृति को देख रहे थे जो एक लंबी तलवार लिए हुए थी, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वह स्पष्ट रूप से उससे निकलती भयावह आभा को महसूस कर सकते थे। इस व्यक्ति में युद्ध कला का सार जो क्यानकियू के कटार में निहित सार से भी अधिक गहरा था। उसी समय उसके भीतर एक अवर्णनीय शक्ति उमड़ रही थी, जो एक बार मुक्त होने पर निश्चित रूप से एक भयावह शक्ति का प्रदर्शन करेगी। रणवीर सिंघानिया को भी इस व्यक्ति से खतरे का आभास हुआ। बेशक बस इतना ही था। वह उस आकृति की ओर बढ़े और पूछा, तुम कौन हो? तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? आकृति मुड़ी। चांदनी ने उसके शांत और निर्लिप्त चेहरे को रोशन कर दिया। उसे पहली नज़र में देखते ही रणवीर सिंघानिया को लगा कि यह ऐसी महिला है जिसके साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। मेरा नाम अवंतिका है, महिला ने उदासीनता से कहा। रणवीर सिंघानिया ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, मैं रणवीर सिंघानिया हूँ। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और जवाब दिया, तारीफ के लिए धन्यवाद। कुमारी अवंतिका, पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ क्यों हैं? उन्हें विश्वास नहीं था कि यह रहस्यमयी महिला आधी रात में सिर्फ उनकी तारीफ करने के लिए उनका पीछा कर रही थी। अवंतिका ने सीधे रणवीर सिंघानिया की आंखों में देखा और कहा, तुम जल्द ही मरने वाले हो। रणवीर सिंघानिया चौंक गए। किसी कारणवश जब उनकी आंखें अवंतिका से मिलीं तो उन्हें उसकी आंखों में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ, जिससे उन्हें ऐसा लगा जैसे इस कुमारी ने नश्वर संसार को पार कर लिया हो। आप मजाक कर रही होंगी कुमारी, मैं भला चंगा हूँ, मैं मौत के करीब कैसे हो सकता हूँ? रणवीर सिंघानिया ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि रक्त खड्ग संगठन जो क्यानकियू का बदला लेने के लिए सीधे उनके पीछे आएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इसके बजाय एक इनाम का उपयोग करके उनसे निपटेंगे। उन्होंने एक पल के लिए अवंतिका की ओर देखा। मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुम मुझे ये जानकारी क्यों बता रही हो? अवंतिका ने सवाल टालते हुए कहा, क्या मैं उस तलवार को देख सकती हूँ जिसका तुमने उस दिन उपयोग किया था? रणवीर सिंघानिया भ्रमित होकर वज्रमेघ खड्ग को अपने हाथ में बुला लिया। अवंतिका ने देखा कि वज्रमेघ खड्ग रणवीर सिंघानिया की कमर से उड़कर आया और लगातार आकार बदलता रहा। उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। तो यह आकार बदल सकती है? क्या अद्भुत तलवार है, सचमुच एक अद्भुत तलवार। रणवीर सिंघानिया को लगा जैसे उनका अपमान किया गया हो और उन्होंने पूछा, कुमारी अवंतिका, तुम मेरी तलवार क्यों देखना चाहती हो? अवंतिका के चेहरे पर न खुशी का भाव था न दुख का। तुम मुझे वह तलवार दे दो और मैं तुम्हारे लिए विशैला नाग रक्षित को मार दूंगी। तो उसे वज्रमेघ खड्ग चाहिए। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराया और मना कर दिया, आपकी दयालुता के लिए मैं आभारी हूँ कुमारी, लेकिन अगर विशैला नाग रक्षित सचमुच आता है तो मैं उससे खुद निपट लूंगा। अवंतिका को रणवीर सिंघानिया के मना करने की उम्मीद नहीं थी। उसने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। आपकी शक्ति निश्चित रूप से उल्लेखनीय है और आप असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, फिर भी रूपांतरण स्तर के 7वें और 8वें चरण के बीच एक खाई है और उनकी शक्तियां जमीन आसमान का फर्क हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि विशैला नाग रक्षित कितना भयानक है। उससे भिड़ना मौत को दावत देने जैसा है। रणवीर सिंघानिया ने थोड़ा सिर उठाया, जो बातें आप कर रही हैं वे मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। जो क्यानकियू के साथ अपनी लड़ाई में उसकी शक्ति अभी स्थापना स्तर के प्रारंभिक चरणों में ही थी, फिर भी उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। तब भी स्वर्ग सूची में इस तथाकथित चौथे स्थान के विशेषज्ञ का सामना करने में रणवीर सिंघानिया को कोई डर नहीं था। अब तो वह स्थापना स्तर के मध्य चरण के शिखर पर था, बस उत्तरार्ध चरणों तक पहुंचने से एक कदम दूर। अवंतिका रणवीर सिंघानिया की वास्तविक शक्ति को नहीं समझ पाए। उसे बस लगा कि वह अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण आंखें मूंद कर घमंडी हो रहा था। ये व्यक्ति उतना ही अकारण अभिमानी है जितना मैं कभी थी। थोड़ा कुछ पाकर खुद को अजेय समझ रहा है। यह नहीं जानता कि अभी तो बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं। अगर यह रवैया नहीं बदला तो एक दिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने पल भर सोचा, फिर से कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आपको अपना स्वाभिमान प्यारा है, लेकिन अत्यधिक हट टूटने का कारण बनता है। यदि आप सलाह नहीं मानते तो मजबूत प्रतिभाओं के बावजूद मुझे डर है कि आप उस दिन तक जीवित नहीं रहेंगे जब आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। यदि आप मेरी सलाह मानने को तैयार हैं और मुझे वज्रमेघ खड्ग देते हैं तो मैं न केवल आपके लिए विशैला नाग रक्षित से निपट लूंगी, बल्कि मैं एक अपवाद के तौर पर आपको अपने शिष्य के रूप में भी स्वीकार करूंगी। इस तरह रक्त खड्ग संगठन भी आपको आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करेगा। कैसा रहेगा? रणवीर सिंघानिया जोर से हंसा, हाथ लहराते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं कुमारी, कृपया लौट जाए। ये कहने के बाद वह मुड़ा और छत के किनारे की ओर चला। जहां से वह आया था वहीं से कूद गया। अवंतिका ने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ाए। तुम? रणवीर सिंघानिया को रात में गायब होते देख वह केवल असहाय होकर आह भर सकती थी। छोड़ो, ये लड़का अपनी भलाई नहीं जानता। मुझे उसकी मदद के लिए इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं अगले कुछ दिनों तक इस द्वीप पर रहूंगी। जब विशैला नाग रक्षित मारने आएगा तो मैं देखूंगी कि वह कैसा प्रदर्शन करता है और तब तय करूंगी कि दखल देना है या नहीं।
अगर वह समय पर समझदार हो गया तो शायद मैं उसकी जान बचा लूंगी। अगर वह मूर्ख निकला तो जब विशैला नाग रक्षित उसे मार डालेगा मैं बस तलवार ले लूंगी। अगला दिन रणवीर सिंघानिया और अवनी टांग ने वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी के साथ फुर्सत के पल बिताए। आज के बाद रणवीर सिंघानिया वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी के साथ उस द्वीप पर जाएगा जहां आयुर्वेद संप्रदाय स्थित था, जबकि अवनी टांग टांग राजवंश लौटकर परिवार का व्यवसाय संभालना जारी रखेगी। दोपहर में वे चारों एक खुली हवा वाली पे दुकान के सूरज छाता छतरियों के नीचे बैठे ठंडे पे पी रहे थे और फुर्सत के पल का आनंद ले रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह भी चंद्रद्वीप पर घूमने आएंगे। मैं सच में जाकर उनसे ऑटोग्राफ मांगना चाहती हूँ। लड़के के साथ बैठी लड़कियां सभी संदेह भरी नज़र से देख रही थीं, स्पष्ट रूप से उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रही थीं। जो तुम कह रहे हो वो तो बहुत दूर की बात है। एक अकेला व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है? क्या तुमने बहुत ज़्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या कुछ और? कई लड़कियों ने एक के बाद एक अपनी राय व्यक्त की। एक भी लड़के की बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। इन लोगों में से केवल डिगबिल टोपी पहने लड़के के परिवार में कुछ युद्ध कला का इतिहास था, बाकी सभी साधारण लोग थे जिन्होंने कभी एक सच्चे युद्ध कला गुरु को नहीं देखा था। एक लड़के ने हंसते हुए डिगबिल टोपी वाले लड़के के कंधे पर थपथपाया। तुम्हें फुर्सत में मेरे साथ कुछ खेल खेलने चाहिए। हर समय दिन में सपने देखना बंद करो, तुम तो लगभग पागल हो रहे हो। लड़के को ये देखकर कि वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, अंदर ही अंदर घुटन महसूस हुई, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि पलटकर जवाब कैसे दे, इसलिए वह केवल खामोशी से कुड़ते हुए बोला, छोड़ो, अगर विश्वास नहीं करना। रणवीर सिंघानिया, जो थोड़ी दूरी पर बैठा था, ने अपने पे की चुस्की ली। उसके चेहरे पर एक अकथनीय मुस्कान आ गई। स्थापना स्तर के मध्य चरण तक पहुंचने के बाद उसकी आत्मिक संवेदन भी काफी बेहतर हो गई थी और अब वह 100 मीटर के दायरे को कवर कर सकती थी। वह भी अभी अपनी आत्मिक संवेदन फैला रहा था, आसपास के लोगों का अवलोकन कर रहा था और इत्तेफाक से उन छात्रों की बातचीत सुन ली थी। थोड़ा भोला होना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो, रणवीर सिंघानिया ने मन ही मन सोचा। अगर सिर्फ रणवीर सिंघानिया खुद होता तो वह इतना सतर्क नहीं होता, लेकिन अवनी टांग और अन्य दो उसके साथ थे, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। उसने अपनी आत्मिक संवेदन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को ध्यान से देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि उनमें से कोई विशैला नाग रक्षित भेष बदल कर तो नहीं था। थोड़ी देर बाद एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से साधारण दिख रहा था, एक दुकानदार के साथ मोलभाव करते हुए, ने रणवीर सिंघानिया का ध्यान खींचा। सामान्य तौर पर इस व्यक्ति में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन रणवीर सिंघानिया की आत्मिक संवेदन विस्तृत और पूरी थी और किसी भी व्यक्ति का कोई भी छोटा सा हलचल उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। मोलभाव की प्रक्रिया के दौरान इस व्यक्ति ने रणवीर सिंघानिया की दिशा में 1 दर्जन से अधिक बार छिपकर देखा, बिना कोई निशान छोड़े। रणवीर सिंघानिया ने उस व्यक्ति की आंखों में द्वेष और हत्या का इरादा देखा, जो एक साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता था। इसके अलावा रणवीर सिंघानिया की आत्मिक संवेदन ने उस व्यक्ति के कपड़ों को भेद दिया और उसकी पीठ पर एक भयावह दिखने वाले सर्प का टैटू खोज निकाला। ये व्यक्ति जरूर विशैला नाग रक्षित है। रणवीर सिंघानिया के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े और फिर वह खड़ा हो गया और अवनी टांग तथा दूसरों से कहा, मेरे लिए यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे कुछ काम निपटाना है। ये कहने के बाद वह मुड़ा और पास के एक विरल कुंज की ओर चला। उस व्यक्ति ने ये देखते ही तुरंत अपने हाथ में पकड़ी चीज नीचे रखी और रणवीर सिंघानिया का पीछा करते हुए कुंज की ओर चला। इस दृश्य को इत्तेफाक से एक डिगबिल टोपी वाले लड़के ने देखा जो रणवीर सिंघानिया पर ध्यान दे रहा था। उस आदमी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, वह खुद से बड़बड़ाया, फिर उसकी आंखें चमक उठी। अचानक वह खड़ा हो गया और अपने साथियों से बोला, जल्दी करो, मेरे साथ आओ। रणवीर सिंघानिया जंगल के भीतर गहराई तक पहुंचे, तब जाकर कहीं रुके। उनकी दिव्य संवेदन 100 मीटर के दायरे को कवर कर रही थी और उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि एक आकृति पास के एक बड़े वृक्ष के ऊपर पहले से ही छिपी हुई थी। वह अवंतिका थी। यहाँ तमाशा देखने आए हो? रणवीर सिंघानिया ने अपने मन में बुदबुदाया और फिर अपने पीछे आ रहे व्यक्ति की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम रक्षित हो? बोलने के बाद उन्होंने अपने चेहरे से मानव त्वचा का नकाब फाड़ दिया, जिससे उनका क्रूर और बर्फीला मुखमंडल सामने आया। फिर उन्होंने अपने सामान्य कपड़ों को फाड़कर नीचे एक काली चुस्त पोशाक दिखाई, जिसमें नुकीले अस्त्र और अन्य हथियार उनकी कमर पर टिके हुए थे। रणवीर सिंघानिया ने उसे ऊपर से नीचे देखा और अपनी भौहें उठाईं। तुम अपने उपनाम पर खरे उतरते हो। तुम्हें देखकर ही एक सर्द एहसास होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें विशैला नाग कहते हैं। रक्षित का चेहरा भावहीन था। तुम मेरा नाम जानते हो तो तुम्हें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझे आजकल पैसों की काफ़ी तंगी है, इसलिए मुझे इनाम के लिए तुम्हारे जीवन का सौदा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि परलोक में पहुंचने के बाद तुम मुझसे कोई शिकायत नहीं करोगे। रणवीर सिंघानिया की भौहें और ऊपर उठी। अगर तुम इसी तरह बात करने वाले हो तो मुझे तुम्हारी जान बख्शने की कोई ज़रूरत नहीं दिखती। रक्षित मुस्कुराया, तुम काफ़ी आत्मविश्वासी हो। रणवीर सिंघानिया का समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि दूसरा पक्ष उनके जीवन के लिए आया था, इसलिए उन्हें शिष्टाचार निभाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने की योजना बनाई। हालांकि उसी क्षण डिगबिल टोपी पहने अंकित अपने सहपाठियों को उनके स्थान पर ले आया। ये सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? रणवीर सिंघानिया ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। रक्षित ने भी छात्रों को देखा, उन्हें एक तिरछी नज़र दी लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डिगबिल टोपी पहने अंकित अपने सहपाठियों को झाड़ियों के एक झुंड के पीछे छुपने के लिए ले गया। रणवीर सिंघानिया और रक्षित की दिशा में चोरी छिपे देख रहा था।
एक लड़की ने नाखुशी से शिकायत की, हमें यहाँ क्यों लाए? यहाँ तो बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, देखने लायक कुछ नहीं है। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, साधारण लोगों की लड़ाई में इतना रोमांच क्या है? तुम उन उपन्यासों और फिल्मों से दिमागी तौर पर प्रभावित हो गए हो, ऐसी बातें सोच रहे हो जो है ही नहीं। चलो छोड़ो इसे, वे शक्तिशाली हैं या नहीं, जैसे ही वे लड़ना शुरू करेंगे यह एक शानदार तमाशा होगा। हमें देखने में कोई हर्ज नहीं। दिग्बिल टोपी पहने अंकित का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने अपने सहपाठियों को यहाँ इसलिए लाया था ताकि वह साबित कर सके कि उसकी बातें झूठी नहीं थीं। उसने रणवीर सिंघानिया और रक्षित को उम्मीद से देखा, उसका दिल फुसफुसा रहा था कि वे लड़ना शुरू करें ताकि इन अज्ञानी मूर्खों को दिखा सके कि सच्चे युद्ध कला के आचार्य कितने भयानक हो सकते हैं। तभी चश्मा पहने हुए एक शांत दिखने वाली लड़की, वंशिका, अचानक खड़ी हो गई। धार्मिक उत्साह के साथ उसने कहा, हमारे शिक्षकों ने हमें सिखाया है कि लोगों को एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए। अगर ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और अनजाने में एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो ये भयावह हो सकता है। हालांकि यह हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ हैं, हमें बीच बचाव करना चाहिए और उन्हें लड़ने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। दिग्बिल टोपी पहने अंकित दंग रह गया, मन ही मन सोच रहा था कि वे दोनों एक इशारे से ही लोगों का ढेर लगा सकते थे, उसका बीच में आना आत्मघाती होगा। जैसे ही वह उसे रोकने वाला था, वंशिका पहले ही रणवीर सिंघानिया और रक्षित की ओर बढ़ चुकी थी। उसका चेहरा दहशत से भर गया, उसने जल्दी से चिल्लाया, अरे क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? वापस आओ यहाँ। लड़की ने कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ गई। दिग्बिल टोपी पहने अंकित का चेहरा पीला पड़ गया और वह बुदबुदाया, ये बुरा है। बाकी लड़कियां उसे भ्रमित मुद्रा में देखने लगीं। तुम इतने डरपोक क्यों हो? ये बस लड़ाई छुड़वाना है और मुझे लगता है कि वंशिका सही कह रही है, लड़ना बुरा है, हमें वास्तव में इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, एक लड़की ने कहा और फिर वह भी आगे बढ़ गई। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले गए। दिग्बिल टोपी पहने अंकित का चेहरा राख जैसा था, वह पूरी तरह से हैरान था कि उसके सहपाठी लड़ाई छुड़वाने के लिए दौड़ पड़े। रणवीर सिंघानिया छात्रों को करीब आते हुए देखकर कुछ हद तक अवाक रह गए। उन्होंने उनकी बातचीत सुन ली थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन छात्रों में न्याय की इतनी प्रबल भावना होगी कि वे वास्तव में लड़ाई रोकने के लिए आ जाएंगे। रक्षित के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, उसने कहा, कितने परेशान करने वाले छोटे मोटे लोग। ऐसा लगता है कि तुम्हें मारने से पहले मुझे इन्हें ठिकाने लगाना होगा। जैसे ही उसने बोला, उसने अपना हाथ उठाया और लड़कियों की दिशा में आंतरिक शक्ति की कई धाराएं छोड़ीं। आंतरिक शक्ति प्रकाश की लकीरों में बदल गई, सरसराहट करते हुए दूर उड़ गई, नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत तेज। लड़कियों ने अपने कानों के पास केवल अनजानी आवाजें सुनी। ये देखकर रणवीर सिंघानिया वहीं से गायब हो गए और पलक झपकते ही उन्होंने लड़कियों को एक दूसरी जगह पहुंचा दिया। रक्षित की आंतरिक शक्ति कई बड़े पेड़ों से टकराई, टक्कर से फटते हुए उनके तनों में भयानक रूप से बड़े छेद बना दिए। लड़कियों को अभी भी स्पष्ट नहीं था कि क्या हुआ था, केवल उनकी आंखों के सामने एक धुंधलाहट महसूस हुई। अगले ही पल उन्होंने खुद को 10 मीटर दूर पाया, उनके चेहरे भ्रमित मुद्रा में थे। एक लड़की, जिसे अभी भी रणवीर सिंघानिया खींच रहे थे, तुरंत चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे छूने की अनुमति किसने दी? रणवीर सिंघानिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और रक्षित की ओर मुड़कर कहा, छात्रों पर हमला करना, क्या स्वर्ग सूची के तथाकथित विशेषज्ञ यही करते हैं? पूरी तरह से कोई सीमा नहीं। रक्षित ने उपहास किया, तुम विदेश की स्थिति नहीं समझते, वहाँ शक्ति ही सब कुछ है। तथाकथित नैतिकताएं, कानून और सीमाएं एक मजाक हैं, ये बस तुच्छ प्राणी हैं। मर गए तो क्या, इसमें इतना हंगामा करने की क्या बात है? लड़कियां समझ नहीं पाईं कि दोनों आदमी किस बारे में बात कर रहे थे। एक लड़की ने चिड़चिड़ाकर रणवीर सिंघानिया को देखा, क्या तुम दोनों को कोई समस्या है? लड़ाई झगड़े और हत्या की बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम किसी तरह के युद्ध कला के आचार्य हो? उसने रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़कर कहा, और तुमने हमें अचानक क्यों खींचा? तुम्हें पता भी है कि हम कितने डरे हुए थे। तभी वे पेड़ जो रक्षित की आंतरिक शक्ति से प्रभावित हुए थे, अब दबाव झेल नहीं पाए और भयानक शोर के साथ नीचे गिर गए। तभी लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के तनों में भयानक रूप से बड़े छेद देखकर उनमें से हर एक ने डर से कांप उठने का एहसास किया, उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। उन सभी को अच्छी तरह याद था कि वे ठीक वहीं थे जहां वे पेड़ गिरे थे। अगर रणवीर सिंघानिया ने उन्हें नहीं हटाया होता तो उनके शरीर ही टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये बहुत भयानक है, बस बहुत भयानक। मुझे अपनी माँ चाहिए। उई। विशैला नाग रक्षित ने रणवीर सिंघानिया को कुछ युवतियों को बचाते देखा और ठंडी सांस छोड़ी। एक छलांग में उसने युद्ध कला के वास्तविक सार को एक शक्तिशाली मुक्के में समेटकर रणवीर सिंघानिया की ओर उछाला। रूपांतरण स्तर के 8वें चरण का शिखर महाशक्तिशाली होने के कारण युद्ध कला के वास्तविक सार की उसकी समझ पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। उसका एक साधारण मुक्का भी ज़ोकियानक्यू के कटार जितनी ही शक्ति रखता था। एक भयानक झोंका चला जिससे युवतियों के शरीर अस्थिर होकर डगमगा उठे। रणवीर सिंघानिया ने आत्मिक शक्ति का एक सुरक्षा कवच उत्पन्न करने के लिए अपना हाथ उठाया। विशैला नाग रक्षित का मुक्का उस अवरोध से टकराया और तुरंत फट गया, जिससे शक्ति की एक भयानक लहर चारों दिशाओं में बिखर गई, जिसने युवतियों को जमीन पर पटक दिया। यदि रणवीर सिंघानिया का संरक्षण न होता तो वे बहुत पहले ही अपनी जान गंवा चुकी होती। विशैला नाग रक्षित ने देखा कि रणवीर सिंघानिया ने उसके हमले को इतनी आसानी से रोक दिया था और उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया।
रणवीर सिंघानिया ने तब एक बल प्रयोग करके युवतियों को अंकित की ओर धकेल दिया, इन्हें ले जाओ और इस जगह से निकल जाओ। इस समय अंकित के मुंह से ठंडी हवा निकल रही थी और उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसने सोचा था कि उसके सहपाठी सचमुच मरने वाले हैं और वह बेचैनी से वहीं घूम रहा था। अब ये देखकर कि रणवीर सिंघानिया ने अपने सहपाठियों को बचा लिया है, उसने राहत की सांस ली। उसने कृतज्ञता से रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और चिल्लाया, धन्यवाद। फिर उसने युवतियों को वहां से ले जाने की तैयारी की। आखिरकार इस स्तर की लड़ाई सामान्य लोग केवल रोमांच के लिए नहीं देख सकते थे, एक लापरवाही भरे पल में उनकी जान जा सकती थी। इस बिंदु पर छात्राएं सभी सदमे में थीं। उनमें से एक खुद से बुदबुदाई, ये सच में इतना भयानक है। अंकित ने मन ही मन गर्व महसूस किया और सोचा, अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा, ये तुम्हारे अहंकार और अज्ञानता का परिणाम है। उसने और अधिक देर करने की हिम्मत नहीं की और चिल्लाया, ढेरों मत बनो, भागो वरना हम सब मर जाएंगे। युवतियां तब होश में आईं, उनके चेहरे डर से भरे थे और वे रोते हुए दूर भाग गईं। छात्रों के चले जाने पर रणवीर सिंघानिया ने राहत महसूस की और उसकी नज़रें एक बार फिर विशैला नागरक्षित पर टिक गईं। विशैला नागरक्षित की आंखें और ठंडी हो गईं, तुम मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराया, तुम्हारी कल्पना बहुत कमजोर है। अपने स्थापना स्तर के प्रारंभिक चरण में भी रणवीर सिंघानिया को पूरा भरोसा था कि वह रूपांतरण स्तर के 8वें चरण के विशेषज्ञ से लड़ सकता है। अब जब वह स्थापना स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुका था तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी, इसलिए विशैला नागरक्षित का शक्ति स्तर स्वाभाविक रूप से और भी कम चिंता का विषय था। पेड़ पर अवंतिका रणवीर सिंघानिया का पुनर्मूल्यांकन कर रही थी, उसके शांत सुंदर चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। उसकी आभास ज्ञान की उसे लड़ने के समय से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या वह सच में कुछ ही दिनों में रूपांतरण स्तर के 8वें चरण तक पहुंच गया है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मेरी मदद से इनकार कर दिया। लेकिन क्या वह सच में सोचता है कि रूपांतरण स्तर के 8वें चरण तक पहुंचकर उसे विशैला नागरक्षित के विरुद्ध कोई मौका मिलेगा? जब विशैला नागरक्षित ने रणवीर सिंघानिया के शब्द सुने तो वह हंसे बिना न रह सका। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ? बच्चे, मैं किसी कारण से स्वर्ग सूची में चौथे स्थान पर हूँ और मेरी विधियाँ तुम्हारी कल्पना से परे हैं। तुम्हारी शक्ति का स्तर मेरे लिए कुछ वास्तविक कौशल का उपयोग करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। जैसे ही वह बोल चुका, उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। रणवीर सिंघानिया ने अपनी आंखें सिकुड़ी और महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण बहुत अधिक अंधेरा हो गया है। दोनों ओर देखने पर उसे विशैला नागरक्षित का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। ये देखते हुए कि उसने उन युवतियों को पहले बचाया था, मैं उसकी जान बचाऊंगी, उसने तय किया। हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रही थी यदि रणवीर सिंघानिया मारा जाने वाला था। इस तरह वह अहंकारी व्यक्ति उसका आभारी होगा और स्वेच्छा से उसे तलवार अर्पित करेगा। हालांकि रणवीर सिंघानिया ने सीधे अपनी दिव्य संवेदन जारी की, 100 मीटर के दायरे में हर इंच को घेर लिया और पलक झपकते ही विशैला नागरक्षित का पता लगा लिया। विशैला नागरक्षित तेजी से चल रहा था, उसकी तेजी उसे नग्न आंखों के लिए अदृश्य बना रही थी। उसी समय रणवीर सिंघानिया ने विशैला नागरक्षित की चाल में ब्रेथ कंसीलिंग स्किल्स और आर्ट ऑफ कंसीलमेंट की तकनीकों पर ध्यान दिया। तो तुम गायब होने के लिए एक चाल और ब्रेथ कंसीलिंग स्किल्स का उपयोग कर रहे हो। वह उन युद्ध कला गुरुओं के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन दिव्य संवेदन जागृत करने वाले साधक के खिलाफ ये लगभग हास्यास्पद है। रणवीर सिंघानिया ने सोचा, उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। सही समय का इंतजार करते हुए विशैला नागरक्षित ने चाल चली, अंधेरे से एक मुक्के से रणवीर सिंघानिया की पीठ पर हमला किया। बिना सोचे रणवीर सिंघानिया ने अपने पीछे खाली हवा में वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ, विशैला नागरक्षित की आकृति दिखाई दी, उसके चेहरे पर गहरा सदमा झलक रहा था। उसने संकोच नहीं किया और फिर से गायब हो गया। रणवीर सिंघानिया पर हमला करने के दूसरे अवसर का इंतजार कर रहा था। इस बार रणवीर सिंघानिया ने एक बार फिर उसकी चाल का अनुमान लगा लिया और उसके प्रयास को रोक दिया। विशैला नागरक्षित बहुत चिंतित हो गया। उसकी हत्या की तकनीक, जिसका मुकाबला रूपांतरण स्तर के 9वें चरण के विशेषज्ञ को भी अत्यंत कठिन लगेगा, रणवीर सिंघानिया द्वारा सहजता से अनुमान लगाया गया। उसे ये संदेह होने लगा कि क्या उसका छिपाव विफल हो गया था। यहाँ तक कि अवंतिका, जो हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थी, भी ये देखकर हैरान रह गई। ये व्यक्ति विशैला नागरक्षित के हमलों का अनुमान लगा सकता है। यहाँ तक कि मैं भी उसके द्वारा उत्सर्जित लगभग अदृश्य प्राण ऊर्जा से ही उसका अनुमानित स्थान मुश्किल से पता लगा सकती हूँ। वह ये कैसे कर रहा है? विशैला नागरक्षित ने रणवीर सिंघानिया पर तीसरा हमला किया। रणवीर सिंघानिया ने अपनी ओर हवा का एक झोंका महसूस किया और विशैला नागरक्षित की विस्फोटक चीख सुनी, मर जाओ। हालांकि उसने सीधे पलटकर वार नहीं किया, इसके बजाय उसने तेजी से अपना सिर एक ओर झुकाया और फिर अपनी तरफ लपकने के लिए हाथ बढ़ाया। एक छोटा बाण रणवीर सिंघानिया के सिर के पास से उड़ गया, जबकि उसने मुस्कुराते हुए विशैला नागरक्षित को गर्दन से पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगा कि एक ध्यान भटकाने वाला युद्धाभ्यास मुझे मूर्ख बना देगा? विशैला नागरक्षित की आंखों में घबराहट दौड़ गई। उसने रणवीर सिंघानिया की पकड़ से छूटने के लिए युद्ध कला के वास्तविक अर्थ का उपयोग करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से रणवीर सिंघानिया ने पहले ही उसकी सारी शक्ति को बंद कर दिया था, जिससे वह पूरी तरह से स्थिर हो गया। आखिर तुमने ये कैसे किया? मेरी स्थिति को इतनी सटीक रूप से कैसे पहचान पाए? विशैला नागरक्षित का चेहरा निराशा से लाल हो गया। उसने अनिच्छा से पूछा। विशैला नागरक्षित हक्का बक्का रह गया। यह असंभव है।
मेरी आर्ट ऑफ कंसीलमेंट इतनी परिष्कृत है कि रूपांतरण स्तर के नवम चरण के विशेषज्ञ भी मुझे मुश्किल से ही पहचान पाते। तुम मेरी स्थिति को कैसे पहचान पाए? रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। मेरे दिव्य संवेदन के सामने तुम्हारी आर्ट ऑफ कंसीलमेंट महज एक मजाक है। दिव्य संवेदन? वह क्या है? विशैला नाग रक्षित और भी हैरान था। रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, तुम्हें अब जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके हाथ की हथेली से एक शक्ति निकली और उसने विशैला नाग रक्षित की गर्दन तोड़ दी। अंतिम सांस लेते हुए भी विशैला नाग रक्षित की आंखें बाहर निकली हुई थीं, जो भ्रम और अनिच्छा से भरी हुई थीं। रणवीर सिंघानिया ने अपना हाथ छोड़ दिया और उदासीनता से कहा, तुम मुझसे टकराने के लिए बस दुर्भाग्यशाली थे। यदि यह रूपांतरण स्तर का 8वां चरण का कोई अन्य विशेषज्ञ होता तो रणवीर सिंघानिया को और अधिक प्रयास करना पड़ता, कम से कम उसे तारांकन ड्रैगन एलिफेंट 13 फॉर्म्स का उपयोग करना पड़ता। लेकिन विशैला नाग रक्षित की विधियां दिव्य संवेदन द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होने के कारण रणवीर सिंघानिया को विशैला नाग रक्षित की गर्दन तोड़ने से पहले वास्तव में कोई चाल चलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। दुर्भाग्य से गहन तलाशी के बाद उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। स्वर्ग सूची में चौथे स्थान वाला तो 7वें से भी कम धनी है, उसके पास एक भी खजाना नहीं है। रणवीर सिंघानिया ने निराशा में सिर हिलाया, फिर सिर घुमाकर पास के एक बड़े वृक्ष की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे आश्चर्य है कि कुमारी अवंतिका ने तमाशे का आनंद लिया। अवंतिका चौंक गई, उसे पता था कि मैं तब से यहीं थी। वह शालीनता से जमीन पर कूद गई और रणवीर सिंघानिया को घूरते हुए बोली, लगता है कि मैंने तुम्हें वाकई कमाका। रणवीर सिंघानिया हल्का सा मुस्कुराया, कुमारी अवंतिका बहुत दयालु हैं। अवंतिका ने रणवीर सिंघानिया को आंका और कहा, तुम्हारी शक्ति और प्रतिभा काफ़ी असाधारण है, बस मेरी नज़र में आने के लिए काफ़ी अच्छी हैं। मुझे अब तुम्हारी वह तलवार नहीं चाहिए, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपना अनुयायी बनाने की कृपा करूं। क्या तुम तैयार हो? ओह! रणवीर सिंघानिया क्षण भर के लिए अवाक रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह स्त्री उसे अपना अनुयायी बनाने के लिए इतनी दृढ़ क्यों थी। कुमारी अवंतिका मजाक कर रही हैं। चूंकि यह मामला सुलझ गया है, मैं तुम्हारी चेतावनी के लिए धन्यवाद करता हूं और अब मैं अपनी विदा लेता हूं। ये कहकर उसने विशैला नाग रक्षित के शव पर अपनी उंगली से इशारा किया, एक लौ उत्पन्न की जिसने उसे तुरंत राख में बदल दिया। इसका निपटारा करने के बाद रणवीर सिंघानिया मुड़ा और जंगल से बाहर निकल गया। अवंतिका ने अपना सिर झुकाया, ये व्यक्ति वाकई अप्रत्याशित है। ठीक है, उसकी प्रतिभा बुरी नहीं है, लेकिन 8 प्राचीन राजवंशों में ये बस औसत है। मैं उसे आसमान छूने का अवसर देना चाहती थी, लेकिन उसने खुद ही इसे ठुकरा दिया, जिसका अर्थ है कि वह इस सौभाग्य के योग्य नहीं है। खुद से बड़बड़ाने के बाद उसकी आकृति चमकी और जंगल में गायब हो गई। रणवीर सिंघानिया पे दुकान पर लौटा और अवनी टांग, ओजस्विनी और वैद्यराज सूर्यकांत के सामने बैठ गया। ओजस्विनी ने उत्सुकता से पूछा, तुमने क्या किया? तुम काफी देर तक गायब थे। रणवीर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी सी परेशानी का निपटारा किया। फिर उसने अपने सामने रखे पे से एक घूंट लिया और मेज पर एक चाबी का गुच्छा देखा जिस पर एक प्यारा सा छोटा खिलौना लगा हुआ था। हालांकि उस खिलौने पर पैर पड़ गया था और वह अब विकृत हो गया था। यह क्या है? रणवीर सिंघानिया ने पूछा। अवनी टांग को कुछ याद आया, वह जल्दी से उठी और चाबी का गुच्छा उठाया। यह उधर के कुछ छात्र छात्राओं का है, गलती से उस पर मेरा पैर पड़ गया था। वे अभी यहाँ नहीं थे, इसलिए मैंने इसे मेज पर छोड़ दिया था। मुझे उन्हें ये वापस कर देना चाहिए। ओजस्विनी ने कहा, अवनी बहन, जब तुम इसे वापस करने जाओ तो तुम्हें उनसे ठीक से माफ़ी मांगनी होगी। उन छात्र छात्राओं से निपटना आसान नहीं है, खासकर लड़कियों से। पहले वेटर ने उनके पे में थोड़ी देर कर दी थी तो उसे खूब डांट पड़ी थी। अगर तुमने उनका सामान खराब कर दिया तो वे तुम्हें परेशान कर सकते हैं। अवनी टांग ने गंभीरता से सिर हिलाया, आखिरकार मैंने ही उस पर पैर रखा था। उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं। रणवीर सिंघानिया ने अपनी भौहें उठाईं, क्या इन बच्चों से निपटना वाकई इतना मुश्किल है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ इसे वापस करने। ये कहकर वह उठा और अवनी टांग के साथ उस मेज की ओर चला जहाँ छात्र छात्राएं बैठे थे। इस क्षण हर कोई अभी भी सदमे और घबराहट की स्थिति में था। लड़कियां सभी पीली पड़ गई थीं, पूरी तरह से कांप रही थीं और कभी कभी रणवीर सिंघानिया की दिशा में देखती थीं। रणवीर सिंघानिया को अपनी ओर आते देख एक लड़की इतनी डर गई थी कि उसने तुरंत सहारा लेने के लिए मेज को पकड़ लिया, जिससे मेज और उसका शरीर एक साथ हिलने लगे, जबकि कॉफी के कपों से खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी। वह हमारी ओर क्यों आ रहा है? हमें मारने तो नहीं आ रहा है ना? लड़कियां घबराहट में डूब गई थीं, अपनी कुर्सियों पर कठोरता से बैठी थीं, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। अवनी टांग ने माफी भरे चेहरे के साथ चाबी का गुच्छा सौंपते हुए कहा, मुझे सचमुच खेद है। यह आपका है जो अभी गिर गया था और गलती से उस पर मेरा पैर पड़ गया। मुझे आशा है कि आप गुस्सा नहीं हैं। मैं आपको एक नया दिला सकती हूँ। उसने उन लड़कियों को पहले वेटर को बुरी तरह डांटते देखा था और वह काफ़ी घबराई हुई थी। मुझे आशा है कि वे मेरे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगी। जब लड़कियों ने सुना कि अवनी टांग और रणवीर सिंघानिया केवल चाबी का गुच्छा वापस करने आए हैं तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। एक लड़की ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, एक नकली मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बहन, ये चाबी का गुच्छा मेरा है। ये टूट गया तो कोई बात नहीं, मुझे तो आपको इसे वापस करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहन, आप न केवल खूबसूरत हैं बल्कि दयालु भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लड़कियों ने तुरंत सुर में सुर मिलाया।
वे सभी निश्चित रूप से अवनी टांग के पीछे रणवीर सिंघानिया पर छिपकर देख रही थी। उनकी नसें तनाव से चरम पर थीं। अवनी टांग हैरान थी, सोच रही थी कि वे अचानक इतनी आसानी से बात करने वाली क्यों बन गई थी। ज्यादा सोचे बिना उसने चाबी का गुच्छा रख दिया और फिर रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़कर कहा, चलो वापस चलते हैं। लड़कियों ने राहत महसूस की और अपनी कुर्सियों पर वापस ढह गईं। एक बार जब वे वापस मेज पर बैठ गईं तो अवनी टांग ने भ्रमित होकर पूछा। वे इतनी विनम्र थीं और ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज से डर गई थीं। अजीब बात है, रणवीर सिंघानिया हंसा, शायद मैं काफी डरावना लगता हूँ। उस रात देर दूर समुद्र पार एक द्वीप पर रक्त खड्ग संगठन के अड्डे के भीतर रुद्रसेन खिड़की के सामने खड़ा दूर तक निहार रहा था। रुद्रसेन मुस्कुराते हुए मुड़ा, तुमने बहुत मेहनत की है। आयुर्वेद संप्रदाय की समग्र शक्ति हमारी तुलना में है। उनके संप्रदाय प्रमुख रूपांतरण स्तर के 9वें चरण में हैं, महावृद्ध 8वें स्तर पर हैं और द्वितीय तथा तृतीय वृद्ध दोनों 7वें स्तर पर हैं। उसने आगे कहा, वैसे विशैला नाग रक्षित के साथ क्या हो रहा है? उसने पूछा। शिल्पी देवी ने सिर हिलाया, अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन वह रणवीर सिंघानिया द्वितीय प्रमुख से थोड़ा ही मजबूत है। विशैला नाग रक्षित की तुलना में वह उसकी बराबरी का नहीं है। साथ ही विशैला नाग रक्षित के घातक हत्या कौशल ने अनगिनत लोगों को उससे खौफ खाने पर मजबूर कर दिया है। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रुद्रसेन ने सिर हिलाया, वास्तव में विशैला नाग रक्षित की आर्ट ऑफ कंसीलमेंट मेरे लिए भी सिरदर्द है। रणवीर सिंघानिया किसी भी तरह से उसकी बराबरी का नहीं है। उसके बोलने की बात खत्म होते ही सम्मेलन कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और एक काले और सफेद चोगे में वृद्ध विमल उत्तेजित होकर अंदर भागा। प्रमुख, हमें अभी खबर मिली है, विशैला नाग रक्षित मर गया है। रुद्रसेन के चेहरे पर भाव जम गए और उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक कौंध गई। मर गया? ये कैसे संभव है? वृद्ध विमल का चेहरा गंभीर था। ये खबर गुप्त जाल ने जारी की है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसे लोगों से पूछा जिनका विशैला नाग रक्षित से करीबी संपर्क था और वे भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। मैंने गुप्त जाल से ये भी पूछा कि उन्हें ये खबर कहाँ से मिली और उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि यह खबर बिल्कुल सच है। क्योंकि किस वजह से? शिल्पी देवी ने गंभीर मुख मुद्रा के साथ उत्सुकता से पूछा। वृद्ध ने धीरे से कहा, क्योंकि खबर देने वाला व्यक्ति विशैला नाग रक्षित की अस्थियों का एक हिस्सा वापस लाया था। जांच के बाद वे विशैला नाग रक्षित से बिल्कुल मेल खाती थीं। शिल्पी देवी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। अस्थियां? क्या रणवीर सिंघानिया ने न केवल विशैला नाग रक्षित को मारा बल्कि उसे जलाकर राख भी कर दिया? रुद्रसेन ने आंखें सिकुड़ी। उसके भाव अप्रत्याशित रूप से बदलते रहे और उसके गाल कभी कभी फड़क उठते थे। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, इस रणवीर सिंघानिया के लिए दिव्य रहस्य पुरस्कार आदेश अस्थायी रूप से रद्द कर दो। हमारा ध्यान आयुर्वेद संप्रदाय से निपटने पर केंद्रित करो। एक बार जब मैं आयुर्वेद संप्रदाय की आत्मिक औषधियों का उपयोग करके अर्धदिव्य लोक में प्रवेश कर जाऊंगा तो मैं स्वयं इस युवक से मिलूंगा। एक छोटी नाव पर रणवीर सिंघानिया और ओजस्विनी ऊपरी डेक के शामियाने के नीचे बैठे थे। दोनों पे पी रहे थे और अपने चारों ओर फैले अथाह सागर को देख रहे थे। वैद्यराज सूर्यकांत इस समय संचालन कक्ष में थे। चालक को आयुर्वेद संप्रदाय द्वीप की दिशा में निर्देशित कर रहे थे। नाव और चालक की व्यवस्था अवनी टांग ने की थी। आज सुबह रणवीर सिंघानिया और अन्य दो ने अवनी टांग से विदाई ली और आयुर्वेद संप्रदाय की ओर नाव से चल पड़े। आयुर्वेद संप्रदाय में औषधि निर्माण प्रतियोगिता कल थी, इसलिए उन्हें आयुर्वेद संप्रदाय के द्वीप पर जितनी जल्दी हो सके पहुंचना था। सौभाग्य से आयुर्वेद संप्रदाय का द्वीप तटवर्ती प्रदेश से ज्यादा दूर नहीं था और नाव की गति से वे शाम तक पहुंच सकते थे। सागर के ऊपर सूर्य तेज था, इसलिए ओजस्विनी ने केवल एक पुष्प डिजाइन वाली पोशाक पहन रखी थी। उसके लंबे गोरे पैर हवा में खुले थे जो एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। उसने धूप टोपी पहन रखी थी और समुद्री हवा उसके बालों से खेल रही थी जो उसमें एक अलग ही आकर्षण जोड़ रहा था। रणवीर सिंघानिया ने अनजाने में कई बार ओजस्विनी को निहारा। कई खूबसूरत महिलाओं को देखने के बावजूद उसे यह मानना पड़ा कि उस पल ओजस्विनी अत्यंत सुंदर लग रही थी। ओजस्विनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं और फिर रणवीर सिंघानिया से मुस्कुराते हुए कहा, रणवीर सिंघानिया, मूल रूप से मेरे दादाजी और मैंने आयुर्वेद संप्रदाय तक चप्पू चलाकर जाने की योजना बनाई थी। अब तुम्हारे कारण हमारे पास ये नाव है। मुझे तुम्हारा ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। कैसा रहेगा यदि मैं तुम्हारी एक अत्यधिक मांग मान लूं? रणवीर सिंघानिया अपना पे पी रहा था और ओजस्विनी की बात सुनकर वह उसे थूक बैठा, फिर तुरंत एक नैपकिन पकड़कर पोंछने लगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ओजस्विनी ने तुरंत थोड़ा दुख और नाराजगी दिखाई। क्या हुआ? अगर मेरे दादाजी और मैं वहां चप्पू चलाकर जाते तो हम निश्चित रूप से थक कर चूर हो जाते। तुमने हमारी इतनी मदद की है, क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा एहसान नहीं चुकाना चाहिए? रणवीर सिंघानिया ने लाचार भाव से एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है। ओजस्विनी की आंखें चमक उठी। सच में? नाव के नीचे एक कमरा लगता है। दादाजी निर्देश देने में व्यस्त हैं और उन्हें निश्चित रूप से हमें परेशान करने का समय नहीं होगा तो हम। जैसे ही वह बोली उसके गाल बेहद लाल हो गए, लेकिन तभी उसने रणवीर सिंघानिया को ये कहते सुना, तो कृपया मेरे लिए सागर से एक शार्क पकड़ो। ओजस्विनी हैरान रह गई और फिर पूछा, तुम्हें शार्क किस लिए चाहिए? रणवीर सिंघानिया ने कंधे उचकाए। क्या तुमने नहीं कहा था कि एक अत्यधिक मांग करो? तुम्हें शार्क पकड़ने के लिए कहना काफी अत्यधिक होना चाहिए, है ना? ओजस्विनी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, काफी चिढ़ गई और कहा, मैं केवल अनुचित अत्यधिक मांगे स्वीकार करती हूँ।
रणवीर सिंघानिया। शाम तक रणवीर सिंघानिया की दृष्टि में एक विशाल द्वीप दिखाई दिया। ये द्वीप चंद्रद्वीप से 4-5 गुना बड़ा था और दूर से हरा भरा और रमणीय दिख रहा था। रणवीर सिंघानिया ने द्वीप की प्रचुर आत्मिक ऊर्जा को महसूस किया, ये समझते हुए कि यह एक दुर्लभ सौभाग्यशाली भूमि थी। इतनी समृद्ध आत्मिक ऊर्जा, यह आत्मिक औषधि उगाने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। ऐसा लगता है कि आयुर्वेद संप्रदाय में आत्मिक औषधियों की विरासत मेरी कल्पना से भी अधिक समृद्ध है। उसकी आंखों में उत्सुकता की एक झलक दिखाई दी। उसे लगा कि वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी का साथ देने का उसका निर्णय सही था। चालक ने नाव को लंगर डाला। नाव पर पर्याप्त भोजन था और रणवीर सिंघानिया ने उसे कुछ दिनों तक नाव पर इंतजार करने के लिए कहा। फिर वह ओजस्विनी और वैद्यराज सूर्यकांत के साथ द्वीप के भीतरी भागों की ओर चल पड़ा। द्वीप ऊंची नीची पहाड़ियों और पथरीली चट्टानों से भरा था, जिससे आवागमन काफी मुश्किल हो रहा था। यह विशाल वृक्षों और घनी झाड़ियों से घिरा था, जहां हर प्रकार के अजीब कीड़े और विषैले सांप लगातार निकल रहे थे। कभी कभी उन्हें जंगली जानवरों की दहाड़ भी सुनाई देती थी। ओजस्विनी अपनी पोशाक में बुरी तरह मच्छरों से काटी जा रही थी। ये देखकर रणवीर सिंघानिया ने मरहम की एक ट्यूब निकाली और उसे देते हुए कहा, इसे लगाओ और तुम्हें मच्छर नहीं काटेंगे। तीनों ने पहाड़ियों पर यात्रा की और जैसे ही आसमान पूरी तरह से अंधेरे में डूबा, काफी देर बाद उन्हें सामने एक नीची घाटी में रोशनी दिखाई दी। सामने का क्षेत्र आयुर्वेद संप्रदाय का आधार है, वैद्यराज सूर्यकांत बोले। ओजस्विनी ने राहत की सांस ली, आखिरकार यहाँ पहुंच गए। मैं लगभग थककर चूर हो गई हूँ। तीनों हरे पत्थर की ईंटों से बनी एक ऊंची दीवार के सामने आए, जिसके ऊपर एक बड़ा बंद दरवाजा था और उस पर आयुर्वेद संप्रदाय शब्द खुद ही एक पट्टिका लटकी हुई थी। दरवाजे के ऊपर एक प्रहरी बुर्ज भी था, जिस पर एक व्यक्ति ड्यूटी पर था। रणवीर सिंघानिया ने तुरंत देखा कि इस व्यक्ति में महागुरु की शक्ति थी और वह थोड़ा हैरान था। ऐसा लगता है कि आयुर्वेद संप्रदाय की शक्ति को वास्तव में कम नहीं आंका जाना चाहिए, यहाँ तक कि रक्षकों में भी महागुरु पद की शक्ति है। उस व्यक्ति ने तुरंत तीनों को देखा और ऊपर से आदेशात्मक लहजे में चिल्लाकर पूछा, आप लोगों का यहाँ क्या काम है? वैद्यराज सूर्यकांत ने सिर उठाया और विनम्रता से कहा, मेरा नाम वैद्यराज सूर्यकांत है और मैं पहले आयुर्वेद संप्रदाय का शिष्य था। मैं आचार्य जयदेव के साथ तय की गई औषधि निर्माण प्रतियोगिता के लिए यहाँ आया हूँ। उस व्यक्ति ने अपनी भौहें चढ़ाईं, तुम वही हो जिसका उल्लेख आचार्य जयदेव ने किया था, है ना? वैद्यराज सूर्यकांत ने जल्दी से सिर हिलाया। चूंकि आचार्य जयदेव ने पहले से सूचित कर दिया है, तो क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलकर हमें अंदर आने देंगे? हमने बहुत लंबी यात्रा की है और थके हुए हैं। अब जब रात गहरी हो गई है, तो कृपया भाई साहब हमारे आराम करने के लिए कोई जगह का प्रबंध करें। लेकिन उस व्यक्ति ने एक ठंडी मुस्कान दिखाए और उपहास करते हुए कहा, चूंकि तुम कभी आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्य थे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुख्य दरवाज़ा रात में नहीं खुलता। आप तीनों इंतजार कर सकते हैं और कल दिन में फिर से आ सकते हैं। ओजस्विनी ने तुरंत अपनी भौहें सिकुड़ी और ऊंची आवाज में कहा, ये तो वीराना है और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जब अंधेरा हो गया है, अगर तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे तो कहाँ जाने की उम्मीद करते हो? पहरेदार ने होंठ सिकोड़ लिए, मुझे परवाह नहीं तुम कहाँ जाओ। ये तुम्हारी गलती है कि तुम दिन में नहीं पहुँचे। उसने ओजस्विनी को कुछ बार ऊपर से नीचे तक देखा, एक घिनौनी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, लेकिन तुम काफ़ी आकर्षक लगती हो, वे लंबी गोरी टांगें, बहुत कोमल। ऐसा करते हैं, तुम आज रात मेरे कमरे में आकर सो जाओ और मैं तुम तीनों को अंदर जाने दूंगा, क्या कहती हो? ओजस्विनी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया, सपने में भी नहीं। पहरेदार हंसा, अगर तुम सहमत नहीं हो तो मुझे दोष नहीं दे सकते। बस एक याद दिला दूं, इस द्वीप पर भेड़ियों के झुंड हैं और उनकी नाक बहुत तेज होती है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। उसके बाद वह मुड़ा और निगरानी बुर्ज से चला गया। ओजस्विनी गुस्से से दांत पीस रही थी, वापस आओ यहाँ। तुम किस अधिकार से हमें अंदर आने से मना कर रहे हो? क्या ऐसे ही तुम्हारा आयुर्वेद संप्रदाय अपने मेहमानों के साथ व्यवहार करता है? वैद्यराज सूर्यकांत ने आह भरी और ओजस्विनी को जाने देने का इशारा किया, छोड़ो, वह हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आचार्य जयदेव का ही काम होगा। ओजस्विनी आक्रोशित थी, उन्हीं ने दादाजी से औषधि निर्माण प्रतियोगिता के लिए वापस आने को कहा था और अब वे हमारे लिए दरवाज़ा तक नहीं खोलेंगे। ये कितना क्रोधित करने वाला है। वैद्यराज सूर्यकांत लाचारी से मुस्कुराए, मेरी आचार्य जयदेव से दुश्मनी है और अब जब वह आयुर्वेद संप्रदाय का तृतीय वृद्ध है तो उसका सत्ता में आना अत्यंत तीव्र गति से हुआ है, जबकि मैं बस एक साधारण वैद्य हूँ। उसके लिए मुझे कुछ बार नीचा दिखाना सामान्य बात है। चलो आज रात जंगल में ही काम चला लेते हैं। ओजस्विनी को ठगा हुआ महसूस हुआ, लेकिन उस आदमी ने कहा था कि द्वीप पर भेड़ियों के झुंड हैं और यह भी कि उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसके पेट से गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। ये देखकर रणवीर सिंघानिया हंसे और पूछा, भूख लगी है? ओजस्विनी का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया और उसने दयनीय स्वर में कहा, मुझे नौ पर समुद्री यात्रा से जी मिचलाने का डर था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं खाया और फिर हम यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी दूर पैदल चले। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, तुम्हारा पेट जल्द ही भर जाएगा। उसी पल दूर से भेड़िए की आवाज़ आई। ओजस्विनी कांप उठी और फिर निराशा से बोली, यहाँ वीराने में पेड़ों पर कोई फल नहीं उगते, खाने लायक कुछ भी नहीं है, तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगी? रणवीर सिंघानिया ने जवाब दिया, क्या आपने कभी भेड़िए का मांस खाया है?
आयुर्वेद संप्रदाय के भीतर यहाँ की वास्तुकला कुछ हद तक पारंपरिक थी, पूरी तरह से लकड़ी के मंडपों से बनी हुई थी जो एक साथ जुड़े हुए थे और केंद्र में कई बड़े सभागार थे। शहर की बिजली की रोशनी से अलग मंडप दियों की रोशनी से जगमगा रहे थे, जो एक साथ मिलकर एक भव्य रात्रि दृश्य बनाते थे। निगरानी बुर्ज पर तैनात पहरेदार पत्थर के रास्ते पर तेजी से चला और जल्द ही एक मंडप के सामने पहुंचा। उसने सावधानी से दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई। पहरेदार ने तेजी से दरवाजा धकेलकर खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति लंबे चोगे में लिपटा हुआ, चौकोर चेहरे और कठोर भौहों वाला, एक राजसी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था, जो केवल उसके चेहरे के हाव भाव से ही उकसाना मुश्किल प्रतीत होता था। उसके बगल में 27 या 28 साल का एक युवक बैठा था, जो शरारती भाव बिखेर रहा था। ये सुनकर आचार्य जयदेव ने उपहास किया, मुझे विश्वास नहीं होता कि वैद्यराज सूर्यकांत में वापस आने की हिम्मत है। उसे शर्म का नाम नहीं। कोई बात नहीं, चूंकि वह वापस आ गया है तो मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा और उसे पूरी तरह से अपमानित करूंगा। उन्हें रात भर संप्रदाय के बाहर भय और घबराहट में रहने दो। कल हम उन्हें अंदर आने देंगे। आचार्य जयदेव ने ठंडी सांस ली। और भी अच्छा, अब जो हैसियत मेरे पास है उसमें वैद्यराज सूर्यकांत मेरी नज़रों में एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं। अगर उसे भेड़िए खा जाते हैं तो ये बस उसकी अयोग्यता साबित करता है। उसका पैतृक दिव्य रत्न लॉकेट हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। उसके बगल वाले युवक ने बीच में ही कहा, आपने अभी कहा कि वैद्यराज सूर्यकांत एक युवक और एक युवती को लाए थे। क्या वह लड़की सुंदर है? वह व्यक्ति अवंतिका था, आचार्य जयदेव का पोता, जो आयुर्वेद संप्रदाय में एक अयाश के रूप में कुख्यात था। उसने वृद्ध आचार्य जयदेव के पोते होने की अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया और संप्रदाय के भीतर खुलेआम हरकतें की। पहरेदार हंसने लगा और कहने ही वाला था, वह लड़की वाकई बहुत। लेकिन आचार्य जयदेव ने अचानक मेज पटकी और अवंतिका को घूरते हुए कहा, तुम अयाश, क्या तुम्हारे दिमाग में गंदे विचारों के अलावा कुछ नहीं भरा है? मैंने तुम्हें कितनी बार युद्ध कला और औषधि निर्माण पर ध्यान देने को कहा है, फिर भी तुम अपने दिन संप्रदाय में महिला शिष्याओं को परेशान करने में बिताते हो। मेरे नाम पर कलंक लगाने ही वाले थे। आचार्य जयदेव को गुस्सा होते देख पहरेदार पीछे हट गया और तुरंत बोला, अब मैं चलता हूँ। फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अवंतिका ने अपराधी भाव से अपने दादाजी की ओर देखा, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ गया दादाजी, मैं खुद को सुधारने पर गंभीरता से काम कर रहा हूँ। मैंने आंतरिक शक्ति में पूर्ण सिद्ध स्तर भी प्राप्त कर लिया है, जो संप्रदाय में सर्वोत्तम नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। फिर वह खड़ा हो गया। ओह दादाजी, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ और काम है, तो मैं पहले निकलता हूँ। वह पीछे मुड़कर देखे बिना भाग गया। आचार्य जयदेव का चेहरा गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने मेज थपथपाई, हार मानकर आह भरते हुए। अवंतिका का ऐसा होना काफी हद तक उन्हीं की वजह से था। हालांकि उन्होंने अपने पोते को मौखिक रूप से डांटा, लेकिन अंततः उसे जाने दिया। आखिर आयुर्वेद संप्रदाय के तृतीय वृद्ध होने के नाते जब तक अवंतिका संप्रदाय प्रमुख, महावृद्ध या द्वितीय वृद्ध के खिलाफ नहीं गया, वह अवंतिका द्वारा पैदा की गई किसी भी परेशानी को हल कर सकते थे। अवंतिका कमरे से निकलने के बाद तेजी से पहरेदार के पास पहुंचा। तुमने मुझे यह नहीं बताया कि वह लड़की सुंदर है या नहीं। चलो जरा बताओ तो। पहरेदार मुस्कुराया, वह अत्यंत सुंदर है, खासकर उसकी वे लंबी गोरी टांगें। बिल्कुल सही। जी चाह रहा था कि झपटकर उसे छू लूं। ये सुनकर अवंतिका की अभिव्यक्ति और भी कामुक हो गई और वह मुंह से लार टपकाता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी निगाहें कामुक कल्पनाओं से भरी हुई थीं। पहरेदार ने पूछा, श्रीमान अवंतिका, क्या आप उस लड़की पर डोरे डालने की सोच रहे हैं? पहरेदार ने उत्साहित हंसी के साथ जवाब दिया, चूंकि श्रीमान अवंतिका ने कहा है, मैं सहर्ष आज्ञा का पालन करूंगा। अचानक अवंतिका ने पूछा, वैद्यराज सूर्यकांत तो बस एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन क्या उस लड़की और दूसरे लड़के के पास कोई युद्ध कला साधना है? हम अपनी औकात से ज्यादा नहीं करना चाहते। एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पहरेदार ने जवाब दिया, चिंता मत करो, वह लड़की पहाड़ी रास्ते पर कुछ मील पैदल चलकर ही इतनी थक गई, वह किसी भी साधना को करना संभव नहीं। जहां तक उस आदमी की बात है, वह कुछ खास नहीं, हमारी चिंता के लायक भी नहीं। आश्वस्त होकर अवंतिका हंसता हुआ बोला, तो आज रात हम निश्चित रूप से मजे करेंगे। जंगल में रणवीर सिंघानिया, ओजस्विनी और वैद्यराज सूर्यकांत एक अलाव के चारों ओर इकट्ठा थे, जिसके ऊपर भेड़िए की 2 जांघें लटकी थीं, जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम भुन चुकी थीं, सुनहरे रसों से चमक रही थीं। तीनों को घेरे हुए 100 से कम नहीं खूंखार और भूखे भेड़िए जमीन पर दंडवत पड़े थे, पूरे शरीर में कांप रहे थे। भेड़िए का सरदार तो सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। ओजस्विनी की आंखें उन 2 भेड़िए की जांघों पर टिकी थीं और वह लगातार अपनी लार निगल रही थी। वैद्यराज सूर्यकांत चिंतित दिख रहे थे, कभी कभार घेरे हुए भेड़ियों को देखते हुए उनकी आंखों में सदमे का अवशेष था। यह ज्यादा देर पहले की बात नहीं थी जब गंध से आकर्षित होकर भेड़ियों ने उनका पता लगा लिया था और उन्हें घेर लिया था। वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी दहशत में थे। ओजस्विनी जानती थी कि रणवीर सिंघानिया शक्तिशाली था, लेकिन वे सैकड़ों भेड़ियों के झुंड का सामना कर रहे थे। इतने बड़े झुंड से घिरने पर सबसे दुर्जय युद्ध कला गुरु भी शायद ही मुकाबला कर पाता, और ऐसे खतरे में रणवीर सिंघानिया ज्यादा से ज्यादा खुद को ही बचा सकता था। हालांकि ठीक उसी समय जब वह और वैद्यराज सूर्यकांत सोच रहे थे कि वे भेड़ियों के पंजों का शिकार हो जाएंगे, रणवीर सिंघानिया आगे बढ़ा और भेड़ियों पर चिल्लाया, लेट जाओ। ऊर्जा की एक अजीब लहर सभी दिशाओं में फैल गई।
उसके बाद भेड़िए जैसे किसी भयानक प्राणी का सामना कर रहे हों, सभी जमीन पर लेट गए। रणवीर सिंघानिया के सामने अपना सिर झुकाकर लगातार कांप रहे थे। भेड़ियों की नज़रों के सामने रणवीर सिंघानिया ने एक बूढ़े भेड़िए को मारने के लिए चुना, उसे सादे तरीके से तैयार किया और आग पर पकाना शुरू कर दिया। इस नज़ारे ने वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी के होश उड़ा दिए। एक बार फिर रणवीर सिंघानिया के बारे में उनकी समझ को नया कर दिया। थोड़ी देर बाद रणवीर सिंघानिया को लगा कि मांस पर्याप्त पक गया है। उसने अपने साथ रखी दिव्यरत्न बोतल निकाली और उसमें से कुछ मसाला निकालकर मांस पर छिड़क दिया। फिर उसने वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी को एक एक जांघ दी। जैसे ही ओजस्विनी ने अपनी जांघ ली, वह बिना किसी शिष्टाचार की परवाह किए उसे खाने लगी। वैद्यराज सूर्यकांत भी इतने भूखे थे कि परवाह नहीं की, उन्होंने मांस को कई बार जोर से काटा। फिर उन्होंने मांस रणवीर सिंघानिया को देते हुए कहा, तुम भी थोड़ा ले लो। ये देखकर ओजस्विनी ने तुरंत कहा, मेरा खाओ, मेरा खाओ। ये कहते हुए वह मांस चबाती रही। कुछ और निवाले लेने के बाद अनिच्छा से उसे रणवीर सिंघानिया को सौंप दिया। रणवीर सिंघानिया सिर्फ मुस्कुराया, तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। वह अपने साथ सहज आत्मिक तरल और प्राण संग्रहण गोली रखता था। केवल ये दो चीजें ही उसे अनंत शक्ति प्रदान कर सकती थीं। जब तक उसके पास पानी होता, एक सप्ताह तक बिना भोजन के भी कोई समस्या नहीं होती। बेशक वह अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचा था जहां वह पूरी तरह से उपवास कर सके। कुछ दिनों तक न खाना ठीक था, लेकिन वह निश्चित काल तक भोजन के बिना नहीं रह सकता था। ओजस्विनी ने कहा, अरे क्यों शिष्टाचार कर रहे हो? यहाँ इतने सारे भेड़िए हैं, हम तीनों के लिए पर्याप्त से ज्यादा ही होगा। नहीं। भेड़िए इंसानों की बात समझने में असमर्थ होने पर भी किसी तरह एक ठंडक महसूस कर गए और भी जोर से कांपने लगे। रणवीर सिंघानिया हंसा और बोला, मैं सच में भूखा नहीं हूं, वरना मैं सिर्फ 2 जांघें ही नहीं भूनता। वैद्यराज सूर्यकांत ने सिर हिलाया, जब तुम ऐसा कहते हो तो हम शिष्टाचार नहीं करेंगे। मांस खाते हुए उन्होंने पूछा, रणवीर सिंघानिया, तुमने ये कैसे किया? तुमने सिर्फ एक वाक्य से इन भेड़ियों को इस अवस्था में कैसे डरा दिया? रणवीर सिंघानिया खड़ा हुआ, भेड़ियों के झुंड पर नजर डाली और कहा, खैर तुम इसे एक तरह का मंत्र मान सकते हो। जो उसने इस्तेमाल किया था वह वास्तव में इंपीरियल डिक्री डिवाइन स्किल था। ये दिव्य कौशल जिसे उसने प्राण परिशोधन स्तर में महारत हासिल की थी, में एक वृद्धि विशेषता भी थी जो उसकी शक्ति बढ़ने के साथ लगातार मजबूत होती जा रही थी। हालांकि ये दिव्य कौशल ज्यादातर एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता था, यही कारण था कि इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता था। वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी को युद्ध कला और मंत्रों की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और रणवीर सिंघानिया को नहीं पता था कि उन्हें कैसे समझाए, इसलिए उसने बस इतना कहा कि यह एक मंत्र था। ओजस्विनी, खाने से जिसका मुंह चिकना हो गया था, रणवीर सिंघानिया के शब्दों को सुनकर आश्चर्य से आंखें फाड़ ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में मंत्र कर सकते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उस तथाकथित जादुई वस्तु की गुणवत्ता को नीलामी में पहचान सके। लेकिन उसने जिस इंपीरियल डिक्री डिवाइन स्किल का इस्तेमाल किया था, वह किसी भी अनुभवी साधक को चौंका देता और उनके मुंह खुले रह जाते। आखिरकार यह एक अमर विधि दिव्य शक्ति थी जो साधकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी मंत्र से कई स्तरों पर कहीं ज्यादा परिष्कृत थी। वैसे इंपीरियल डिक्री डिवाइन स्किल साधना लोक में काफी सामान्य था, क्योंकि यह ज्यादा से ज्यादा भेड़ियों के झुंड को डरा सकता था या किसी एटीएमए को धमका सकता था। उच्च स्तरीय महाशक्तिशाली लोगों के लिए यह दिव्य कौशल लगभग बेकार था। हालांकि यह एक परम दिव्य शक्ति का अग्रदूत था जिसके लिए साधना लोक के शीर्ष व्यक्ति बेताब होकर प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इस दिव्य कौशल को कहा जाता था, जैसा वचन वैसा फल। जैसा वचन वैसा फल क्या है? इसका अर्थ है कि मैं जो कुछ भी कहूं वह होकर रहेगा। किंवदंती है कि एक प्राचीन महाशक्तिशाली ने एक बार इस दिव्य कौशल में महारत हासिल की थी और एक दिन एक निर्जीव ग्रह के पास से गुजरते हुए उसे यह परेशानी भरा लगा और उसने बस टिप्पणी की, इस जगह पर यह ग्रह नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वह ग्रह एक धमाके के साथ फट गया, ब्रह्मांडीय धूल में बदल गया, विशाल ब्रह्मांड में गायब हो गया। बेशक ये बात अलग है कि जैसा वचन वैसा फल दिव्य कौशल आज भी दुनिया में मौजूद है या नहीं, लेकिन अगर यह सच में है भी, तो उस प्राचीन महाशक्तिशाली के स्तर तक पहुंचना जो एक शब्द से एक ग्रह को मिटा सकता था, निस्संदेह स्वर्गारोहण जितना ही कठिन होगा। जितनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति होती है उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह एक ऐसा सत्य है जो युगों से अपरिवर्तित रहा है। और बिना किसी और स्पष्टीकरण के रणवीर सिंघानिया ने भेड़ियों के झुंड पर चिल्लाया, बिखर जाओ। भेड़िए तुरंत ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे किसी बड़े बोझ से मुक्त हो गए हों। भेड़िए का सरदार, जैसे रणवीर सिंघानिया को जीवन बख्शने के लिए धन्यवाद दे रहा हो, उसके सामने सिर झुकाया और फिर झुंड को तेजी से दूर ले गया। ओजस्विनी भोजन से तृप्त होकर अपने मुंह से तेल पोंछा और रणवीर सिंघानिया को प्रशंसा से देखा, बुदबुदाई, वास्तव में वह उसी पुरुष के योग्य है जिस पर मेरी नजर है। रात ढलते ही तीनों को जंगल में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से रात का आकाश साफ था, जिसमें एक चमकीला चांद और बिखरे हुए तारे थे और मौसम अच्छा था, बारिश की संभावना कम थी। न तो वैद्यराज सूर्यकांत और न ही ओजस्विनी नाजुक थे, इसलिए उन्हें इन परिस्थितियों से कोई परेशानी नहीं हुई। वैद्यराज सूर्यकांत ने जमीन पर बिछाने के लिए कुछ साफ घास और पत्ते इकट्ठा किए, फिर एक अस्थायी चटाई बनाने के लिए उस पर कीटनाशक औषधि चूर्ण छिड़का और वहीं सोने के लिए बैठ गए। ओजस्विनी ने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, उसने रणवीर सिंघानिया की ओर शर्माते हुए देखा और कहा, रणवीर सिंघानिया, आज रात ठंड हो सकती है।
तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोते? मैंने बहुत सारी जगह बनाई है और हम दोनों के लिए पर्याप्त जगह है। रणवीर सिंघानिया ने आंखें घुमाई। तुम आग के पास ठीक रहोगी, मैं पेड़ पर सोऊंगा। फिर वह तेजी से 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और एक शाखा पर बैठ गया। ओजस्विनी ने आह भरी और अनिच्छा से अपनी घास की चटाई पर लेटकर सो गई। रणवीर सिंघानिया इसके विपरीत अपनी आंखें बंद करके साधना करने लगा। हालांकि ज्यादा देर नहीं बीती थी कि उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने आयुर्वेद संप्रदाय की दिशा में देखा। अंधेरी रात के आकाश के नीचे दो आकृतियां तेजी से उनके स्थान की ओर आ रही थीं। उधर जंगल से रोशनी आ रही है, वे जरूर उसी जगह पर होंगे, वान्या ने कहा, जो पहले पहरेदार के रूप में ड्यूटी पर था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अवंतिका ने चिंता के साथ अपनी आशंका व्यक्त की, तुम्हें लगता है कि उन्हें अब तक भेड़ियों ने खा लिया होगा? उसने आत्मग्लानि से भरा चेहरा दिखाया, ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐन वक्त पर दस्त लग गए और इतना समय बर्बाद कर दिया। वान्या ने अवंतिका को एक नज़र देखा, मन ही मन इस मूर्ख के पुरखों को 1000 बार कोसा। लेकिन चूंकि सामने वाला आचार्य जयदेव का पोता था, उसे कुछ भी दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। शायद वे भाग्यशाली हैं और भेड़ियों ने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा है। जैसे ही वे दोनों जंगल में दाखिल हुए, उन्होंने जल्द ही ओजस्विनी और वैद्यराज सूर्यकांत को अलाव के पास सोता हुआ देखा। अवंतिका बहुत खुश हुआ, ये तो बहुत बढ़िया है, वे वही हैं। वह लड़की सचमुच बहुत खूबसूरत है। धत, मुझसे तो अभी से रहा नहीं जा रहा है। वान्या कुछ भ्रमित था, वह बच्चा कहाँ चला गया? वे दोनों तेजी से अलाव के सामने पहुंचे। वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी अभी भी घास की चटाई पर सो रहे थे, जैसे उन्हें किसी के आने की भनक तक न लगी हो। वान्या ने उसे खींचा, श्रीमान अवंतिका, अपनी आवाज़ धीमी रखिए। जब वे सो रहे हैं, हम बस इस महिला को उठा ले जाते हैं, किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचना ही बेहतर है। अवंतिका ने सिर हिलाया और फिर नीचे उकड़ूं बैठ गया। ओजस्विनी की जांघों की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ उसे छूने वाला था, ओजस्विनी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, पीछे की ओर लुढ़की और जोर से चिल्लाई, रणवीर सिंघानिया। अवंतिका चौंक गया, तभी उसे अचानक एक पैर दिखाई दिया जो सीधा उसके चेहरे की ओर आ रहा था। धड़ाम! अवंतिका को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, एक बड़े पेड़ से जा टकराया और मुंह से ताज़ा खून उगल दिया। रणवीर सिंघानिया वान्या की ओर बढ़ा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने हमें संप्रदाय में प्रवेश नहीं करने दिया और अब तुम लोगों को कुमारी ओजस्विनी पर बुरी नज़र डालने लाए हो। तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत काला है। वान्या ने तुरंत महागुरु पद की प्रभावशाली आभा को उजागर किया। रणवीर सिंघानिया को घूरते हुए बोला, लड़के, यह मत सोचना कि तुमने धोखे से वार किया तो तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक महागुरु हूँ। ओजस्विनी डर के मारे रणवीर सिंघानिया के पीछे छिप गई और वैद्यराज सूर्यकांत से पूछने लगी, दादाजी, महागुरु क्या होता है? वैद्यराज सूर्यकांत का चेहरा अचानक बहुत गंभीर हो गया। अफवाहों के अनुसार महागुरु वे साधक होते हैं जिन्होंने युद्ध कला में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली हो। उस स्तर का आचार्य एक ही हथेली से 1000 किलोग्राम वजनी पत्थर को तोड़ सकता है। ये बिल्कुल भयावह है। ओजस्विनी की आंखें तीव्र भय और चिंता से चौड़ी हो गईं। अवंतिका ने अपनी सांस वापस ली, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, रणवीर सिंघानिया को द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखा और वान्या पर चिल्लाया, वान्या, इस नीच के साथ शब्द बर्बाद मत करो, बस इसे मार डालो। वान्या ने सिर हिलाया, अपनी आंतरिक शक्ति को प्रवाहित करते हुए रणवीर सिंघानिया की ओर बढ़ा। हालांकि उसी पल उसने देखा कि रणवीर सिंघानिया की हथेली में शुद्ध ऊर्जा से बनी एक प्राण खड्ग धीरे धीरे उभर रही थी, जिससे उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। ओजस्विनी लगभग रोने वाली थी और बेसब्री से बोली, दादाजी, हम क्या करें? महागुरु इतने शक्तिशाली होते हैं, रणवीर सिंघानिया निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, वह मारे जाएंगे। वैद्यराज सूर्यकांत का माथा भी गहरी चिंता से सिकुड़ गया था। वे उत्तेजित दिख रहे थे और बड़बड़ाए, इस व्यक्ति की उपस्थिति इतनी भयावह है। उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह कोई कड़ा निर्णय लेने वाला है। रणवीर सिंघानिया को उससे सीधे लोहा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी वान्या अचानक रुक गया। रणवीर सिंघानिया के सामने धड़ाम से घुटनों पर बैठ गया और कांपते हुए स्वर में उसने कहा, भाई, मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरी जान बख्श दें। ओजस्विनी और वैद्यराज सूर्यकांत की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अवंतिका भी चौंक गया, अविश्वास का भाव उसके चेहरे पर झलक रहा था। फिर उसने जल्दी से कहा, वान्या, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक महागुरु योद्धा हो। वान्या पलटा और अवंतिका को घूरा, गरजते हुए बोला, वह रूपांतरण स्तर के हैं। अवंतिका चौंक गया, रूपांतरण स्तर, ये कैसे संभव हो सकता है? ओजस्विनी ने वैद्यराज सूर्यकांत को भ्रमित होकर देखा, रूपांतरण स्तर क्या होता है? वैद्यराज सूर्यकांत ने कठिनाई से घूंट निगला, संक्षेप में, ये बहुत ही जबरदस्त है। रणवीर सिंघानिया ने वान्या की ओर नीचे देखा और कहा, अगर मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति होता तो क्या तुम आज ओजस्विनी को अपनी भोग विलास की वस्तु बनाने के लिए उठा ले जाते? वान्या जोर से कांप गया, फिर उसने अवंतिका की ओर उंगली उठाई। यह उसका विचार था, वह आचार्य जयदेव का पोता है। संप्रदाय में हर कोई जानता है कि वह एक लंपट है। आचार्य जयदेव की कई चेतावनियों के बावजूद वह कभी नहीं सुधरा। उसने मुझे आदेश दिया था और मैं अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सका, मुझे उसका पालन करना पड़ा। कृपया मुझे बख्श दो। अवंतिका ने मन ही मन कोसा, उसे वान्या से ऐसी गद्दारी की उम्मीद नहीं थी। रणवीर सिंघानिया मुड़कर अवंतिका को देखने लगा और मुस्कुराया, तो तुम आचार्य जयदेव के पोते हो? लगता है तुम और तुम्हारे दादा दोनों ही किसी काम के नहीं हो, है ना?
अवंतिका ने फुफकारा, जब तुम्हें पता है कि मेरे दादा आयुर्वेद संप्रदाय के आचार्य जयदेव हैं तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से माफ़ी मांग लो, वरना अगर मैंने उन्हें बताया कि तुमने मुझे मारा है तो वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। रणवीर सिंघानिया खुलकर मुस्कुराया, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि तुम्हें अपने दादाजी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? सफ़ेद पोशाक में लड़की ने सिर उठाया और रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासीनता भरी थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, हट जाओ, यहाँ बाधा मत डालो। ओह, कोई चारा न देखकर रणवीर सिंघानिया मुड़े और उसे और परेशान नहीं किया। ओजस्विनी नज़दीक आकर फुसफुसाई, तुमने क्या किया? रणवीर सिंघानिया ने कहा, जिस अमृत को वह बना रही थी उसमें एक सामग्री गलत जगह डाल दी थी। मैंने बस उसे याद दिलाया, लेकिन उसे इसकी कदर नहीं हुई। ओजस्विनी ने सफ़ेद पोशाक में लड़की की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी सुंदरता उसके लिए एक खतरा बन गई थी। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, अगर उसे कदर नहीं तो उससे बात करना बंद करो। हर मिलती जुलती लड़की से यूं ही बात करने की क्या ज़रूरत है? रणवीर सिंघानिया को हंसी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। उन्होंने तो बस भले मन से उसे याद दिलाया था, क्योंकि अगर वह विशेष सामग्री गलत होती तो अमृत सफलतापूर्वक नहीं बनाया जा सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, केवल 10 सेकंड के भीतर औषधि कड़ाहे के भीतर से एक धमाका सुनाई दिया। आयुर्वेद संप्रदाय अमृत को उनके प्रभाव और शक्ति के आधार पर 1 से 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता था, जिसमें 9वीं सबसे निम्न और पहली सबसे उच्च थी। आयुर्वेद संप्रदाय के अमृत सूत्रों में दर्ज चौथी श्रेणी की प्राण पुनर्जीवन गोली को पहले से ही एक उच्च गुणवत्ता वाला अमृत माना जाता था। लड़की के हैरान चेहरे को देखकर रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उन्होंने वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी के साथ जाने का फैसला किया। इस क्षण सफ़ेद पोशाक में लड़की ने अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखा और चिड़चिड़ेपन से कहा, तुम वहीं रुक जाओ। रणवीर सिंघानिया ने भ्रमित होकर पूछा, क्या बात है? सफ़ेद पोशाक में लड़की झुंझलाकर पास आए और बोली, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे बीच में नहीं रोका होता तो मेरा अमृत बनाने का प्रयास असफल नहीं होता। तुम किसके शिष्य हो? अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें दंडित करूंगी। रणवीर सिंघानिया निःशब्द रह गए। जो अमृत तुम बना रही थी वह प्राण पुनर्जीवन गोली होनी चाहिए, है ना? इस गोली की मुख्य सामग्री नागपुष्प बीज है, लेकिन तुमने जो दिव्य वनस्पति डाली वह इसके औषधीय गुणों को निष्क्रिय कर देती है, इसलिए धमाका हुआ। तुम्हारा सूत्र ही गलत है, इसलिए यह असफल हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर? सफ़ेद पोशाक में लड़की ने अपनी भौहें से कुढ़ी, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? ये सूत्र मेरे दादाजी ने व्यक्तिगत रूप से दिया था, ये भला कैसे गलत हो सकता है? इसके अलावा प्राण पुनर्जीवन गोली चौथी श्रेणी का अमृत है। चौथी श्रेणी से ऊपर के सभी अनमोल अमृत माने जाते हैं और ऐसे सूत्र सामान्य शिष्यों के लिए उपलब्ध नहीं होते। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्राण पुनर्जीवन गोली बना रही थी, जब तक कि तुमने हमारे संप्रदाय के अमृत सूत्रों की जासूसी न की हो? रणवीर सिंघानिया ने मन ही मन सोचा कि प्राण पुनर्जीवन गोली तो जीवन ऊर्जा बहाल करने के लिए एक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला अमृत था, यह अनमोल अमृत कैसे बन गया था? जैसे ही वह बोलने वाले थे, वैद्यराज सूर्यकांत मामले को शांत करने के लिए जल्दी से पास आए। कुमारी, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा नाम वैद्यराज सूर्यकांत है। कई साल पहले मैं आयुर्वेद संप्रदाय का एक शिष्य था। मैं आचार्य जयदेव के निमंत्रण पर रसायन साधना प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। रणवीर सिंघानिया मेरे शिष्य जैसे हैं और वह आयुर्वेद संप्रदाय से नहीं हैं। आज उनका यहाँ पहला दौरा है, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से आयुर्वेद संप्रदाय के अमृत सूत्र नहीं देखे हैं। कृपया गलत न समझें। सफ़ेद पोशाक में लड़की ने वैद्यराज सूर्यकांत को एक सरसरी और तिरस्कार भरी नज़र से देखा। उसकी आंखें घृणापूर्ण हो गईं। क्या तुम वही वैद्यराज सूर्यकांत हो जिनका आचार्य जयदेव ने जिक्र किया था? वैद्यराज सूर्यकांत ने सिर हिलाया। सफ़ेद पोशाक में लड़की ने उपहास किया, कोई आश्चर्य नहीं। मैं सोच रही थी कि कौन मेरी रसायन साधना में बाधा डाल रहा था। पता चला कि यह एक बाहरी व्यक्ति है। रणवीर सिंघानिया हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बाहरी व्यक्ति कहा जाएगा। वैद्यराज सूर्यकांत ने लड़की की असामान्य स्थिति को भांपते हुए और परेशानी से बचने की इच्छा से तुरंत कहा, मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया अपनी रसायन साधना जारी रखें, कुमारी। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। फिर वह रणवीर सिंघानिया और ओजस्विनी को बाहर ले गए। सफ़ेद पोशाक में लड़की ने उदासीनता से कहा, आचार्य सूर्यकांत, मैं आपको वरिष्ठ कहती हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। मैंने आपके और आचार्य जयदेव के बारे में थोड़ा सुना है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि इस रसायन साधना प्रतियोगिता को छोड़ दें, क्योंकि मैं भी इसमें भाग ले रही हूँ और पहला स्थान मेरा ही होगा। आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। वैद्यराज सूर्यकांत ने एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। रणवीर सिंघानिया और ओजस्विनी को आंगन से बाहर ले गए। सफ़ेद पोशाक में लड़की के चेहरे पर घमंड का भाव आ गया और उसने हल्के से नाक से कुड़ी। आयुर्वेद संप्रदाय इन वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है। आप 20 साल पहले यहाँ सिर्फ एक शिष्य थे। मुझे तो छोड़ो, आयुर्वेद संप्रदाय का कोई भी वर्तमान शिष्य तुम्हें मीलों पीछे छोड़ सकता है। तुम भला हमसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? उसके बाद वह औषधि कड़ाहे के पास लौटी और पुनः शोधन का प्रयास करने की योजना बनाई। इस क्षण एक शिष्य दौड़ता हुआ आया। कुमारी, संप्रदाय प्रमुख ने मुझसे आपको एक संदेश देने को कहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्राण पुनर्जीवन गोली का सूत्र आपको उस दिन दिया था, उसमें एक गलती थी। गलती से दिव्य वनस्पति शामिल कर दी थी। शोधन करते समय दिव्य वनस्पति न डालें। सफ़ेद पोशाक में लड़की अचानक मुड़ी। उसका सुंदर चेहरा अचरज से भर गया।
शिष्य कुछ भ्रमित था। कुमारी, क्या बात है? सफेद पोशाक में लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शून्य में घूर रही थी। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर फिर से घृणापूर्ण उपहास दिखाई दिया। ये तो बस एक तुक्का था जो सही हो गया, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फिर वह मुड़ी और फिर से रसायन साधना में लग गई। कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर ओजस्विनी मुंह फुलाकर बोली। वह महिला नाहक ही बखेड़ा खड़ा कर रही थी। जब वह दूसरों की क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकती तो दूसरों को दोष देती है। वैद्यराज सूर्यकांत ने ओजस्विनी की ओर देखा। ओजस्विनी, यह आयुर्वेद संप्रदाय है। वह लड़की सामान्य नहीं है, अपनी बातों का ध्यान रखो। ओजस्विनी ने जीभ निकाली, फिर रणवीर सिंघानिया के पास दौड़कर गई, अपना हाथ उनके हाथ में डालकर बोली, रणवीर सिंघानिया, क्या मैं गलत थी? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए, सही। वैद्यराज सूर्यकांत ने निराशा से आह भरी, लेकिन उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उस लड़की का रवैया वास्तव में काफी घमंड भरा था। तीनों ने आयुर्वेद संप्रदाय में घूमना जारी रखा और दोपहर तक वे जड़ी बूटी मंडप के सामने चौक की ओर चल पड़े। आयुर्वेद संप्रदाय के कई शिष्य भी उत्साह देखने के लिए वहां दौड़ पड़े थे। हालांकि यह रसायन साधना प्रतियोगिता केवल शिष्यों के गोली शोधन के स्तर की एक परीक्षा थी, फिर भी इसमें देखने को बहुत कुछ था। तीनों जड़ी बूटी मंडप के स्थान पर पहुंचे। चौक में औषधि कड़ाहे करीने से रखे थे, जो हलचल भरी भीड़ से घिरे थे। ओजस्विनी ने तुरंत सफेद पोशाक में लड़की को भीड़ के सबसे आगे खड़े देखा, जिसके चारों ओर कई लोग उससे दूरी बनाए हुए थे, मानो उसके पास जाने से डरते हों। ओजस्विनी ने अपनी बड़ी आंखें घुमाईं और पास के एक शिष्य से पूछा, वह सफेद पोशाक में लड़की कौन है? वह कुमारी आरुषि हैं, संप्रदाय प्रमुख की पोती। ओजस्विनी ने कहा, नहीं, मैं बस घूमने आई हूँ। फिर उसने हल्के से नाक से कुड़ी, बड़बड़ाते हुए, तो वह संप्रदाय प्रमुख की पोती है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी घमंडी है। इस क्षण वैद्यराज सूर्यकांत चौक में रखे औषधि कड़ाहे का निरीक्षण कर रहे थे, धीरे धीरे अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। रणवीर सिंघानिया ने पूछा, वैद्यराज, क्या बात है? वैद्यराज सूर्यकांत ने एक पल के लिए विचार किया, फिर कहा, क्या तुमने गौर किया कि इन औषधि कड़ाहे में से किसी में भी आग जलाने की कोई जगह नहीं है? रणवीर सिंघानिया ने चौक पर रखे औषधि कलशों पर एक नज़र डाली और कुछ पल उनका अवलोकन करने के बाद उन्होंने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, हाँ, ऐसा ही लग रहा है। आयुर्वेद संप्रदाय के औषधि कलश कुछ हद तक साधना लोक के कलशों जैसे थे, जहाँ साधक गोलियां बनाते हैं। स्वाभाविक रूप से वे साधारण आग का उपयोग नहीं करते, इसलिए कलश पर आग के प्रवेश द्वार के लिए कोई डिजाइन नहीं था। वैद्यराज सूर्यकांत को अपने हृदय में एक बुरी आशंका उठती महसूस हुई और वह बुदबुदाए, मुझे उम्मीद है कि मेरी आशंका सही न हो। इस औषधि निर्माण प्रतियोगिता की अध्यक्षता आचार्य जयदेव कर रहे थे, जो पहले ही व्यवस्था करने के लिए आ चुके थे। प्रक्रिया समझाने के बाद आचार्य जयदेव ने अपने बगल में खड़े एक शिष्य से पूछा, क्या तुमने अभिनव को ढूंढा? शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, मैंने हर जगह देखा जहां मैं देख सकता था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। किसी ने उसे कल रात वान्या के साथ देखा था, लेकिन मुझे वान्या भी कहीं नहीं मिला। आचार्य जयदेव ने ठंडी सांस ली, वह निकम्मा, कौन जानता है कि वह कहाँ आवारागर्दी करने चला गया है। एक बार औषधि निर्माण प्रतियोगिता खत्म हो जाए तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसी क्षण उनकी नज़र कुछ दूर खड़े वैद्यराज सूर्यकांत पर पड़ी और उनके चेहरे पर तुरंत एक उपहास भरा भाव आ गया। वह कल रात संप्रदाय के बाहर मरा नहीं, कितना भाग्यशाली है वह। उसी क्षण वैद्यराज सूर्यकांत ने भी आचार्य जयदेव की ओर देखा और जब उनकी आंखें मिली तो 20 वर्षों का वैर फूटने वाला था। आचार्य जयदेव अहंकार भरे स्वर में पास आए, इतने वर्षों के बाद भी तुम अभी भी इतने साधारण हो। हालांकि मैं तुम्हारे साहस की दाद देता हूं कि तुमने वास्तव में वापस आकर औषधि निर्माण प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत की है। वैद्यराज सूर्यकांत ने ठंडी सांस ली, तुमने मेरे सूर्यकांत परिवार का पैतृक रत्न चुराया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे वापस लेना ही होगा। मुझे बस उम्मीद है कि तुम अपना वचन निभाओगे। यदि मैं इस औषधि निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतता हूं तो तुम्हें दिव्य रत्न लॉकेट वापस करना होगा। आचार्य जयदेव हल्के से मुस्कुराए, चिंता मत करो, आयुर्वेद संप्रदाय के आचार्य के रूप में मैं तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति के सामने अपने वचन से कैसे पीछे हट सकता हूँ। चाहे तुम हो या तुम्हारे वंशज, जब तक तुम इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतते हो, मैं दिव्य रत्न लॉकेट वापस कर दूंगा। उन्होंने रणवीर सिंघानिया और ओजस्विनी को और भी तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उदासीनता से कहा, मुझे तो बस इस बात का डर है कि तुम्हारे अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं है। वीवपे की मात्रा आधा दयरपया की मात्रा सूर्यकांत ने दृढ़ता से जवाब दिया, देखते हैं कौन जीतता है। आचार्य जयदेव ने होंठ सिकोड़े, लगता है तुम वास्तव में आत्मविश्वास से भरे हो। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है, इन वर्षों में मेरा आयुर्वेद संप्रदाय तेजी से विकसित हुआ है। युद्ध कला को रसायन साधना के साथ गहराई से एकीकृत करने के लिए हमने वर्षों पहले ही अपने शिष्यों से आंतरिक शक्ति से जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने की अपेक्षा की थी। युद्ध कला प्रतिभा के बिना वाले भी औषधि निर्माण सीखने के योग्य नहीं हैं। तुम उन औषधि कलशों को देखते हो, उन्हें केवल आंतरिक शक्ति से गर्म किया जा सकता है, साधारण आग से नहीं। सुनिश्चित कर लो कि बाद में जलावन इकट्ठा करने न जाना पड़े। वैद्यराज सूर्यकांत के चेहरे पर तुरंत सदमा फैल गया और उनके हृदय में निराशा घर करने लगी। उन्हें इसी परिदृश्य की चिंता थी और अब ये सच हो गया था। उनका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि वह आचार्य जयदेव को घूर रहे थे। यदि औषधि निर्माण प्रतियोगिता के नियम ऐसे हैं तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों?
आचार्य जयदेव जोर से हंसे। स्वाभाविक रूप से मैं चाहता था कि तुम मेरे और अपने बीच का अंतर महसूस करो और अपनी निराशा को प्रत्यक्ष रूप से देखो। ये देखते हुए कि प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है, मैं तुम्हें अभी हार मान लेने की सलाह देता हूँ, अन्यथा तुम बाद में सबकी नज़रों में मजाक बन जाओगे। वैद्यराज सूर्यकांत क्रोध से कांप उठे। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आचार्य जयदेव ने उन्हें केवल अपमानित करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया था। उन्होंने दांत भींचे और आचार्य जयदेव को घूरते रहे। वह चाहते थे कि वह उस व्यक्ति की खाल उधेड़कर अपना प्रचंड क्रोध शांत कर सकें, लेकिन बहुत देर बाद वह केवल आह भर सके। रणवीर सिंघानिया और ओजस्विनी की ओर मुड़े और कहा, चलो चलें। उसका हमें दिव्य रत्न लॉकेट लौटाने का इरादा ही नहीं था। आचार्य जयदेव ने गर्व से सिर ऊंचा किया और कहा, मैं तुम्हारे पैतृक रत्न का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब से इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वैद्यराज सूर्यकांत ने मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा और जाने की योजना बनाई। हालांकि रणवीर सिंघानिया उसी क्षण खड़े हो गए। दादाजी, उन्होंने अभी कहा कि चाहे आप हो या आपके वंशज, सभी इस औषधि निर्माण प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ऐसी बात है तो मुझे आपकी मदद करने दें और दिव्य रत्न लॉकेट वापस दिलाऊं। वैद्यराज सूर्यकांत अचानक ऊपर देखने लगे, आश्चर्य से रणवीर सिंघानिया को घूरते हुए। रणवीर, तुम? रणवीर सिंघानिया ने उन्हें आंख मारी। मुझ पर भरोसा रखो, हम ये यात्रा बेकार नहीं जाने दे सकते। ओजस्विनी को हमेशा रणवीर सिंघानिया पर एक अवर्णनीय विश्वास था और अब उन्हें ऐसा कहते हुए सुनकर वह तुरंत जोर से बोली, बिल्कुल सही। अगर मेरे दादाजी औषधि निर्माण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते तो हमारे पास रणवीर हैं। वह मेरे पति हैं, मेरे दादाजी के असली पोते दामाद, और वह इस प्रतियोगिता में मेरे दादाजी के लिए प्रथम स्थान जीतेंगे। रणवीर सिंघानिया तुरंत ओजस्विनी की ओर मुड़े और चकित भाव से देखने लगे। उन्होंने वैद्यराज सूर्यकांत के पोते के रूप में औषधि निर्माण प्रतियोगिता में भाग लेने का इरादा किया था, तो ओजस्विनी की नज़र में वह उनके पोते दामाद कैसे बन गए? ओजस्विनी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, रणवीर सिंघानिया को इशारा करते हुए कि वह इन विवरणों पर ध्यान न दें। ये देखकर आचार्य जयदेव ने अपनी भौहें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, चूंकि तुम हार मानने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हें यह महसूस करने का एक मौका दूंगा कि तुम कितने तुच्छ हो। तुम्हें समझना चाहिए, एक बीमार बिल्ली की संतान कभी भी एक भयंकर बाघ नहीं बन सकती। बोलने के बाद वह मुड़कर चले गए। वैद्यराज सूर्यकांत ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। रणवीर, यह उसके और मेरे बीच का झगड़ा है। तुम्हें मेरी मदद करने के लिए इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए, वैद्यराज, हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। अगर मैं ऐसे छोटे से मामले में हाथ नहीं बढ़ा सकता तो मुझे दोस्त कैसे माना जा सकता है? इसके अलावा मैं भी प्रथम स्थान के साथ मिलने वाली 3 पंचताब्दी आत्मिक औषधियां चाहता हूं। वैद्यराज सूर्यकांत के चेहरे पर कृतज्ञता का भाव था और उन्होंने सविनय प्रणाम करते हुए रणवीर सिंघानिया से कहा, तो मैं मना नहीं करूंगा। अगर तुम प्रथम स्थान जीतते हो तो वे तीनों आत्मिक औषधियां तुम्हारी होंगी। कुछ ही देर बाद आचार्य जयदेव सभी के पास आए और जोर से घोषणा की, देवियों और सज्जनों, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। कृपया अखाड़े में प्रवेश करें। आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्य एक एक करके चौक की ओर बढ़ने लगे। वहां रखे औषधि कलश सभी एक जैसे थे, इसलिए हर कोई अपना कलश चुनने के लिए स्वतंत्र था। रणवीर सिंघानिया ने वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी की ओर देखा, मैं जा रहा हूं। फिर वह मुड़े और चौक पर चले गए। वैद्यराज सूर्यकांत की आंखों में थोड़ी घबराहट दिखाई दी। रणवीर के चिकित्सा कौशल बेजोड़ हैं, लेकिन मैंने उनके रसायन साधना कौशल कभी नहीं देखे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस बार प्रथम स्थान प्राप्त कर पाएंगे। ओजस्विनी आत्मविश्वास से लबरेज थी। चिंता मत करो दादाजी, रणवीर कभी निराश नहीं करते। वह निश्चित रूप से आपको गर्व महसूस कराएगा। वैद्यराज सूर्यकांत ने सिर हिलाया, अब अत्यधिक चिंतित नहीं थे। रणवीर सिंघानिया एक औषधि कलश के पास पहुंचे और उसकी सावधानी से जांच की और पाया कि यद्यपि कलश साधना लोक के कलशों की शैली में सुधारना शुरू हो गया था, फिर भी वह काफी साधारण लग रहा था। कम से कम इस गुणवत्ता का कलश निश्चित रूप से नव सूर्य दिव्य अग्नि को सहन नहीं कर पाएगा। हालांकि वह चिंतित नहीं थे, क्योंकि नव सूर्य दिव्य अग्नि का उपयोग किए बिना भी केवल आत्मिक शक्ति पर भरोसा करके अमृत बनाने में वह इन आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। इस क्षण एक सुदर्शन आकृति पास आई, जो रणवीर सिंघानिया के बगल वाले औषधि कलश के सामने खड़ी हो गई। रणवीर सिंघानिया ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह वही श्वेत वस्त्रधारिणी युवती आरुषि थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। आरुषि ने रणवीर सिंघानिया को देखकर भी आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन उसके चेहरे पर जल्द ही एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। तुम वास्तव में साधारण होते हुए भी आत्मविश्वासी हो। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, आत्मविश्वासी होना बुरा नहीं है, समस्या उन लोगों के साथ है जो अज्ञानी होते हुए भी आत्मविश्वासी होते हैं। अवंतिका का माथा सिकुड़ गया और वह क्रोधित होकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अज्ञानी कहने की? रणवीर सिंघानिया ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम तो इसे निजी तौर पर ले रही हो। रणवीर सिंघानिया ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। आचार्य जयदेव चौक के सामने ऊंचे मंच पर चढ़े, चारों ओर देखा और जोर से घोषणा की, इस औषधि निर्माण प्रतियोगिता में जिस अमृत का परीक्षण किया जाएगा उसका नाम नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत है, जो कि चतुर्थ श्रेणी का अमृत है। ये सुनकर हर कोई तुरंत आश्चर्य और अविश्वास की आवाजें निकालने लगा। एक दूसरे की ओर मुड़कर देखा और पाया कि सभी के चेहरे पर वही अविश्वास का भाव था।
बिल्कुल सही, अगर हम चतुर्थ श्रेणी का अमृत बना सकते तो हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने की जरूरत ही क्या पड़ती। हमें तो सीधे मुख्य शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता। रणवीर सिंघानिया ने सबकी प्रतिक्रियाएं देखीं और उन्हें कुछ उबाऊ लगा, और अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर उन्हें लगा कि औषधि निर्माण प्रतियोगिता बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं थी। अवंतिका ने रणवीर सिंघानिया की प्रतिक्रियाहीनता देखकर अपने मन में तिरस्कार महसूस किया। इस व्यक्ति की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसे शायद चतुर्थ श्रेणी का अमृत बनाने की कठिनाई के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है, इसे कोई अनुभव नहीं है, फिर भी मुझे अज्ञानी कहने की हिम्मत करता है, कितना हास्यास्पद है। आचार्य जयदेव ने सबकी प्रतिक्रिया देखकर चुप्पी साधने के लिए तालियां बजाईं। मैं जानता हूं कि आप सभी हैरान हैं, आखिर चतुर्थ श्रेणी का अमृत बनाना आप सभी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन चिंता न करें, नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत चतुर्थ श्रेणी के अमृतों में काफ़ी खास है। जिनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं है वे भी इसे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि क्षमताओं में अंतर के कारण अंतिम उत्पाद में अमृत की रेखाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। केवल वे निर्मल आत्मिक अमृत जिनमें वास्तव में 9 रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें ही चतुर्थ श्रेणी का अमृत माना जाएगा। यह विशेषता आपके अमृत निर्माण के स्तर का आकलन करने के लिए आदर्श है, इसलिए नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत बनाने के प्रति ज्यादा जुनूनी न हो। बस अपनी क्षमताओं के भीतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। तभी सभी ने राहत की सांस ली। अवंतिका की आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी जब उसने बुदबुदाया, आज मैं इस नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत को चुनौती दूंगी। आचार्य जयदेव ने आगे कहा, इस प्रतियोगिता के लिए आप सभी के पास 3 अगरबत्ती के जलने जितनी अवधि का समय है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अमृत बनाने के 3 अवसर हैं। अमृत बनाने में लगने वाला समय, किए गए प्रयासों की संख्या और अमृत की गुणवत्ता, ये सभी आपकी रैंकिंग को प्रभावित करेंगे। ठीक है, बहुत बातें हो गईं। अब हम अमृत की विधियां और आवश्यक औषधीय सामग्री वितरित करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 3 सेट मिलेंगे। प्रतियोगिता 10 मिनट में आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। तुरंत ही आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्य प्रत्येक प्रतियोगिता प्रतिभागी को औषधीय सामग्री वितरित करने लगे। जब रणवीर सिंघानिया की बारी आई तो आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्य ने उन्हें छिपकर देखा, फिर जल्दबाजी में सामग्री नीचे रखी और जाने के लिए मुड़ा। रणवीर सिंघानिया कुछ हैरान हुए और अपनी सामग्री के 3 सेटों को देखा। उन्होंने तुरंत समस्या को पहचान लिया। उनकी सामग्री के प्रत्येक 3 सेट में एक सहायक सामग्री गायब थी जो औषधि के गुणों को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक थी। उनके चेहरे पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बुदबुदाया, लगता है कि आचार्य जयदेव ने वैद्यराज सूर्यकांत का दिव्य रत्न लॉकेट वापस न करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार मैं वैद्यराज सूर्यकांत की ओर से प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। ऐसे हथकंडे केवल बच्चों का खेल हैं। एक बार औषधीय जड़ी बूटियां वितरित हो जाने के बाद सभी तैयारी के चरण में प्रवेश कर गए। आचार्य जयदेव ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और उस शिष्य से धीरे से पूछा जिसने अभी अभी जड़ी बूटियां वितरित की थीं, क्या तुमने वह कर दिया है जो मैंने आदेश दिया था? शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, आचार्य जयदेव निश्चिंत रहें, मैंने उसकी सामग्री के 3 हिस्सों में से एक सहायक जड़ी बूटी हटा दी है। जब तक उसके पास किसी आचार्य के बराबर नियंत्रण क्षमता नहीं होगी, अमृत निर्माण भी मुश्किल होगा। आचार्य जयदेव ने संतुष्टि से सिर हिलाया और वैद्यराज सूर्यकांत की ओर तिरस्कार से देखा, चूंकि तुम हार मानने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हें केवल आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्यों का उपहास का पात्र बनने दे सकता हूँ। 10 मिनट जल्दी बीत गए। एक लंबी घंटी की आवाज के साथ औषधि निर्माण प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्यों ने क्रम से औषधि कलश में औषधीय जड़ी बूटियां डालना शुरू कर दिया, साथ ही अपनी आंतरिक शक्ति से कलश को गर्म करके अंदर की जड़ी बूटियों को पिघलाने लगे। आग का उपयोग करने के बजाय इस विधि से पिघलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना आसान हो गया और परिणामस्वरूप बनने वाले अमृत के प्रभाव बेहतर होते थे। अवंतिका ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और गंभीरता से अमृत निर्माण शुरू कर दिया। प्रक्रिया के दौरान उसने समय समय पर रणवीर सिंघानिया पर चोरी छिपे नजर डाली और देखा कि वह अभी भी वहीं बिना हिले डुले खड़े थे। क्या वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है जो आंतरिक शक्ति पर भरोसा करके अमृत नहीं बना सकता? अवंतिका ने खुद पर उपहास किया। काफी देर बाद रणवीर सिंघानिया ने अंततः नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत के लिए पूरी जड़ी बूटियों का हिस्सा उठाया और उन सभी को औषधि कलश में डाल दिया। ये देखकर अवंतिका के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, जिससे उसकी यह धारणा और पुख्ता हो गई कि रणवीर सिंघानिया इस क्षेत्र में बाहरी थे। यह महसूस करते हुए कि यह व्यक्ति उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता, उसने रणवीर सिंघानिया की स्थिति पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने अमृतों को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि रणवीर सिंघानिया की हथेली से शुद्ध आत्मिक शक्ति की एक धारा निकली जो औषधि कलश में मिल गई। प्रत्येक जड़ी बूटी को अलग अलग लपेटते हुए, विभिन्न तीव्रताओं पर धड़कते हुए उन्हें तेजी से तरल औषधि में पिघला दिया। ये प्रक्रिया लगभग आधे घंटे तक चली क्योंकि रणवीर सिंघानिया को प्रत्येक जड़ी बूटी को घेरने वाली शक्ति को सबसे उपयुक्त स्तर तक नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, इसलिए इसमें थोड़ा अधिक समय लगा। इस चरण को पूरा करने के बाद रणवीर सिंघानिया ने औषधि कलश के अंदर तरल औषधि के सम्लन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। रणवीर सिंघानिया के लिए ये औषधि कलश वास्तव में वैकल्पिक था। उन्होंने आयुर्वेद संप्रदाय के लोगों को आश्चर्यचकित करने से बचने के लिए ही इसके अंदर सम्लन करने का विकल्प चुना। थोड़ी देर बाद औषधि कलश में एक मूंगफली के आकार का अमृत दिखाई दिया। रणवीर सिंघानिया ने इस अमृत को निकालने में जल्दबाजी नहीं की बल्कि इसे आत्मिक शक्ति से भरने लगे।
अवंतिका अपने अमृत निर्माण के पहले प्रयास में विफल रही, जो कि एक सामान्य घटना थी, ये देखते हुए कि वह नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अमृत निर्माण का अपना दूसरा प्रयास शुरू कर दिया। उससे पहले उसने रणवीर सिंघानिया पर एक नज़र डाली और देखा कि वह एक बार फिर बिना हिले डुले खड़े थे, जिससे उसे हंसी आ गई। जल्द ही 3 अगरबत्ती जलने का समय लगभग समाप्त होने वाला था। इस अवधि के दौरान कुछ शिष्य अपनी साधना में 3 बार विफल हो चुके थे और निराश होकर स्थल से चले गए थे, जबकि अन्य जिन्होंने 1 या 2 अमृत की रेखाओं वाली गोली बनाने में कामयाबी हासिल की थी, वे भी निराशा से भरे चेहरों के साथ चले गए। जिन्होंने 5 या 6 अमृत की रेखाओं वाले अमृत बनाए थे, वे खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्होंने कम से कम प्रतियोगिता में औसत स्तर प्राप्त कर लिया था और वे सबसे नीचे नहीं होंगे। एक शिष्य अपनी तीनों कोशिशें खत्म करने के बाद अंततः 8 रेखा निर्मल आत्मिक अमृत बनाने में सफल रहा और खुशी से उछल पड़ा। सभी ने ईर्ष्यालु दृष्टि से उसकी ओर देखा, क्योंकि 8 अमृत की रेखाएं बनाने में सक्षम होना लगभग निश्चित रूप से उसे शीर्ष 5 में एक स्थान दिला देता था। जैसे जैसे प्रतियोगिता अपने अंत के करीब आ रही थी, कुल 3 शिष्य 8 रेखा निर्मल आत्मिक अमृत बनाने में कामयाब रहे थे। इस समय तक केवल रणवीर सिंघानिया और अवंतिका ही अपनी रसायन साधना पूरी करने वाले बाकी थे। रणवीर सिंघानिया अभी भी उसी स्थान पर निश्चल खड़े थे। ओजस्विनी ने चिंता से भरा चेहरा बनाकर कहा, रणवीर सिंघानिया इतनी देर से वहीं खड़े हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी साधना कैसी चल रही है। वैद्यराज सूर्यकांत ने गहरी सांस ली, इस बिंदु पर हम केवल उन पर भरोसा कर सकते हैं। तभी अवंतिका ने अचानक अपनी हरकतें रोक दी, औषधि कलश खोला और एक तैयार अमृत बाहर निकाला। उनके चेहरे पर अनियंत्रित खुशी झलक रही थी। नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत, मैं सफल हो गई हूँ। सभी आंखें तेजी से उसकी ओर मुड़ गईं, सदमे से भरी हुई। हे भगवान, अवंतिका ने सचमुच नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत बनाया है। यह एक चतुर्थ श्रेणी का अमृत है, ये तो अविश्वसनीय है। आयुर्वेद संप्रदाय की शीर्ष युवा प्रतिभाशाली रसायन साधिका से यही उम्मीद थी। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कोई और खड़ा नहीं हो सकता। ये देखकर वैद्यराज सूर्यकांत ने भौहें से कुर्नी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की में अमृत निर्माण के लिए इतनी प्रबल प्रतिभा होगी। ऐसा लगता है कि आयुर्वेद संप्रदाय ने वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा पैदा की है। ओजस्विनी चिंतित हो उठी, रणवीर सिंघानिया की ओर से अभी भी कोई हलचल क्यों नहीं है? उस महिला ने पहले ही नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत बना लिया है, अब रणवीर सिंघानिया उससे कैसे जीत सकते हैं? आचार्य जयदेव ऊपर ऊंचे बैठे ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अवंतिका ने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, जो अभी भी बिना हिले खड़े थे, और उपहास करते हुए कहा, वह लड़का शायद शुरू से ही हार मान चुका था। नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत बनाना कठिन है और उसकी जड़ी बूटियों में सहायक सामग्री गायब है जो औषधीय गुणों को निष्क्रिय करती है। यदि वह सफल होता है तो यह वास्तव में असाधारण बात होगी। उसी क्षण उनके पास मेज पर रखी तीसरी अगरबत्ती पूरी तरह जल गई। आचार्य जयदेव ने उस पर नजर डाली और अपने बगल में खड़े शिष्य को निर्देश दिया, प्रतियोगिता समाप्त होने की घोषणा करो। शिष्य तुरंत घंटे के पास दौड़ा और उसे जोर से बजाया। प्रतियोगिता समाप्त हुई। रणवीर सिंघानिया घंटे की गूंजती आवाज सुनकर अंततः वास्तविकता में वापस आ गए और अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखा। प्रतियोगिता समाप्त हो गई क्या? उन्होंने वास्तव में पहली अगरबत्ती के जलने से पहले ही अपनी साधना पूरी कर ली थी, इसलिए वे तब से वहीं खड़े होकर गुप्त रूप से ध्यान कर रहे थे। अवंतिका ने रणवीर सिंघानिया की ओर घमंड से सिर घुमाया और देखा, मैंने सफलतापूर्वक नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत बनाया है, जबकि तुमने प्रतियोगिता शुरू होने के कुछ ही देर बाद साधना छोड़ दी। अब तुम्हें अपनी अक्षमता का एहसास हुआ। रणवीर सिंघानिया हंसे और बोले, तुम्हें किसने बताया कि मैंने हार मान ली? मैं तो बस इसलिए खड़ा था क्योंकि मैंने साधना पूरी कर ली थी और मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था। ये सुनकर अवंतिका के सुंदर चेहरे पर केवल तिरस्कार था। हाँ, अप्रतिभाशाली होना एक बात है, लेकिन ये सोचना कि तुम केवल एक दीन हाँकने वाले भी हो। तुम मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं हो। रणवीर सिंघानिया ने कंधे उचकाए, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो कोई बात नहीं। आचार्य जयदेव अच्छे मूड में सबके सामने खड़े हुए और जोर से घोषणा की, अवंतिका ने नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत बनाया है, इसलिए वह इस अमृत निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतती है। इस पर किसी को कोई आपत्ति है क्या? सभी ने एक स्वर में सहमति दी, परिणाम को पूरी तरह स्वीकार करते हुए। आखिरकार पूरी प्रतियोगिता में केवल अवंतिका ही चतुर्थ श्रेणी का अमृत बनाने में कामयाब रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रथम स्थान को लेकर कोई विवाद नहीं था। तभी रणवीर सिंघानिया आगे बढ़े और बोले, मुझे आपत्ति है। सभी सिर उसकी ओर मुड़ गए। ये कौन आदमी है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसे आपत्ति है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मैंने सुना है कि किसी ने आचार्य जयदेव के साथ शर्त लगाई थी कि वे इस अमृत निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतेंगे। ये वही लड़का होगा। उसने सारी जड़ी बूटियां एक ही बार में औषधि कलश में फेंक दी थी और तब से उसने कुछ नहीं किया है। उसने शायद एक रेखा वाला अमृत भी नहीं बनाया होगा, फिर भी वह आपत्ति करने की हिम्मत कर रहा है। ये हास्यास्पद है। अवंतिका पहले ही नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत बना चुकी है। वह सही मायने में प्रथम स्थान की हकदार है। वह अब सामने आता है। क्या उसे लगता है कि यह उसे दिया जाना चाहिए या कुछ और? अवंतिका ने भी रणवीर सिंघानिया की ओर सिर घुमाया। उसका चेहरा ठंडा था। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने शर्मिंदा हुए हो, इसलिए अब तुम गड़बड़ कर रहे हो?
रणवीर सिंघानिया ने हल्के से कहा, क्षमा करें, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हुआ हूँ। इस बिंदु पर आचार्य जयदेव पास आए। उनका भाव बर्फीला था क्योंकि उन्होंने रणवीर सिंघानिया को घूरते हुए कहा, बच्चे, तुम्हें अपनी सीमाओं का बेहतर ढंग से पता होना चाहिए। आयुर्वेद संप्रदाय का कोई भी शिष्य तुम्हारी पहुंच से बाहर है। अवंतिका की तो बात ही छोड़ो। मैंने तुम्हें वैद्यराज सूर्यकांत के आयुर्वेद संप्रदाय के साथ पुराने संबंध के कारण प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन तुम स्पष्ट रूप से अपेक्षित स्तर के नहीं हो और अब तुम यहाँ अशांति फैला रहे हो। क्या तुम आयुर्वेद संप्रदाय का अनादर कर रहे हो? रणवीर सिंघानिया ने एक पल के लिए आचार्य जयदेव को घूरा और पूछा, आपने अभी तक मेरे द्वारा बनाए गए अमृत को देखा भी नहीं है, तो आपको कैसे पता कि मैं उसे हरा नहीं सकता? आचार्य जयदेव चौंक गए और फिर जोर से हंस पड़े। उनके आसपास के कई अन्य लोग भी हंसने लगे। इस आदमी में कितनी बेशर्मी है, किसी ने हंसते हुए कहा। बस उसे सारी जड़ी बूटियां एक ही बार में औषधि कलश में फेंकते हुए देखकर कोई भी बता सकता है कि वह कोई भी अच्छा अमृत नहीं बना सकता था, और वह यहाँ ऐसा अभिनय कर रहा है जैसे उसने कोई अतुलनीय दिव्य अमृत बनाया हो। ये तो मजाक है। आचार्य जयदेव ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। ठीक है, क्योंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो अपना बनाया हुआ अमृत सबके सामने लाओ ताकि तुम उस आशावादी विचार को छोड़ सको। रणवीर सिंघानिया मुड़े और अपना औषधि कलश खोला। तत्काल वैद्यराज सूर्यकांत अत्यंत चिंतित हो उठे। रणवीर सिंघानिया, क्या वह वास्तव में उस लड़की को पार कर सकते हैं? ओजस्विनी ने सहज रूप से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रणवीर सिंघानिया पर विश्वास करो, रणवीर सिंघानिया पर विश्वास करो। रणवीर सिंघानिया ने औषधि कलश से एक गोल और पुष्ट गोली निकाली और उसे सबके सामने प्रदर्शित किया। सभी आंखें गोली पर टिकी थीं। कुछ सेकंड बाद भीड़ में कोई हंसे बिना नहीं रह सका। क्या यह आदमी मजाक कर रहा है? उसने गोली तो बनाई, लेकिन उस पर एक भी अमृत की रेखा नहीं है। वह अवंतिका से अपनी तुलना करने की हिम्मत कैसे करता है? हे, मुझे पता था कि यह आदमी जानबूझकर गड़बड़ कर रहा था। उसकी घटिया गोली पर एक भी अमृत की रेखा नहीं है। मैं उससे बेहतर हूं और मुझे नहीं पता कि उसे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। उन्होंने देखा कि रणवीर सिंघानिया के हाथ में अमृत असाधारण रूप से साफ था। वास्तव में एक भी अमृत की रेखा दिखाई नहीं दी थी। वैद्यराज सूर्यकांत का चेहरा कुछ फीका पड़ गया और उनके भाव कुछ हताश हो गए। अंततः मैं फिर भी हार गया। ओजस्विनी का चेहरा निराशा से भरा था, लेकिन उसने फिर भी कहा, ये रणवीर सिंघानिया की गलती नहीं है, वह औषधि निर्माण में समर्पित नहीं है, हारना सामान्य है। अवंतिका ने मूल रूप से सोचा था कि रणवीर सिंघानिया इतना आत्मविश्वासी था कि उसने वास्तव में कोई अविश्वसनीय अमृत बनाया होगा। भीतर ही भीतर थोड़ा घबरा रही थी। आचार्य जयदेव ने ठंडे स्वर में कहा, एक भी अमृत की रेखा के बिना निर्मल आत्मिक अमृत मिट्टी के ढेर से अलग नहीं है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? रणवीर सिंघानिया ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, आयुर्वेद संप्रदाय के एक महावृद्ध होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत सर्वोच्च गुणवत्ता वाला निर्मल आत्मिक अमृत नहीं है ना? आचार्य जयदेव अवाक रह गए। अवंतिका ने हैरान होकर देखा, नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत सर्वोच्च गुणवत्ता वाला निर्मल आत्मिक अमृत नहीं है? यह क्या बकवास कर रहे हो? आसपास के लोग भी आपस में चर्चा करने लगे। नौ अमृत की रेखाएं पहले से ही निर्मल आत्मिक अमृत की सीमा है। यदि नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत सर्वोच्च गुणवत्ता वाला नहीं है तो फिर क्या है? यह आदमी बस तरकीन बातें कर रहा है। बिल्कुल, मेरी राय में हमें अब इस लड़के की बकवास नहीं सुननी चाहिए। वह बस ध्यान खींचने वाला एक विदूषक है। आचार्य जयदेव ने तब कहा, तुम सही कह रहे हो, नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत वास्तव में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला निर्मल आत्मिक अमृत नहीं है। अफवाह है कि एक सच्चा औषधि निर्माण गुरु नवरेखा निर्मल आत्मिक अमृत के निर्माण के बाद अपनी शक्तिशाली नियंत्रण क्षमता पर निर्भर होकर 9 रेखाओं को एक में मिला सकता है, जिससे सर्वोच्च गुणवत्ता वाला निर्मल आत्मिक अमृत बनता है। भीड़ थोड़ी हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 9 अमृत की रेखाएं निर्मल आत्मिक अमृत की सीमा नहीं थीं। आचार्य जयदेव ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और आगे कहा, भले ही यह किंवदंती मौजूद हो, इसका तुमसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पौराणिक सर्वोच्च गुणवत्ता वाले निर्मल आत्मिक अमृत का निर्माण कर सकते हो? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराया। तभी सबने एक स्पष्ट चटक की आवाज सुनी। उसके बाद रणवीर सिंघानिया की हथेली में अमृत अपने आप फट गया, जिसके अंदर एक छोटा गहरे लाल रंग का अमृत दिखाई दिया। औषधि की एक समृद्ध सुगंध तुरंत पूरे चौक में फैल गई, जिससे सभी के भाव थोड़े हिल गए। औषधि की सुगंध वास्तव में प्रकट हुई है, जो केवल तृतीय श्रेणी के अमृत और उससे ऊपर में ही एक घटना है। क्या ये हो सकता है कि इस व्यक्ति ने वास्तव में पौराणिक सर्वोच्च गुणवत्ता वाला निर्मल आत्मिक अमृत बनाया हो? जरूर ऐसा ही होगा। तृतीय श्रेणी के अमृत की सुगंध नकली नहीं हो सकती। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना अविश्वसनीय होगा। आचार्य जयदेव की ठंडी मुस्कान धीरे धीरे जम गई। उसकी जगह अविश्वास ने ले ली। वह आगे बढ़ा और रणवीर सिंघानिया के हाथों से अमृत ले लिया। उसे ध्यान से देखते हुए बड़बड़ाया, यह असंभव है, यह असंभव है। तुमने सर्वोच्च गुणवत्ता वाला निर्मल आत्मिक अमृत कैसे बनाया होगा? अवंतिका अवाक रह गई, क्योंकि वह रणवीर सिंघानिया को सूनी आंखों से घूर रही थी। हवा में तैरती औषधि की सुगंध में सांस लेते हुए उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। तृतीय श्रेणी का अमृत? इस व्यक्ति ने चतुर्थ श्रेणी के अमृत की सामग्री का उपयोग करके तृतीय श्रेणी का अमृत बनाया। ये थोड़ी दूर पर वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी पहले ही उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन इस मोड़ को देखने के बाद उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं।
एक दूसरे पर नजर डालते ही उन दोनों की आंखों में ऐसा उत्साह भर आया जिसे वे रोक नहीं पा रहे थे। दादाजी, हम हारे नहीं हैं। रणवीर सिंघानिया ने तृतीय श्रेणी का अमृत बनाया है। ओजस्विनी खुशी से उछल पड़ी। वैद्यराज सूर्यकांत तुरंत भावुक होकर रो पड़े, इतने उत्साहित थे कि बोल नहीं पा रहे थे। रणवीर सिंघानिया आचार्य जयदेव की ओर मुड़ा। चूंकि मेरा अमृत आपके अनुसार तृतीय श्रेणी का अमृत है, तो अब मुझे प्रथम स्थान का विजेता होना चाहिए, है ना? आचार्य जयदेव ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता भरी थी। तुमने जरूर धोखा दिया है, तुम्हारे लिए इस गुणवत्ता का अमृत बनाना असंभव है। रणवीर सिंघानिया ने पलटकर जवाब दिया, आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि मैं इसे नहीं बना सकता? आचार्य जयदेव ने दांत पीसे, क्योंकि मैंने तुम्हें जो सामग्री दी थी उसमें एक सहायक जड़ी बूटी गायब थी, जब तक कि तुम्हारे पास साधारण लोगों से परे नियंत्रण न हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। रणवीर सिंघानिया ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, तो आपको पता था कि मेरी सामग्री में एक जड़ी बूटी गायब थी? क्या यह आपकी जानबूझकर की गई व्यवस्था थी? आयुर्वेद संप्रदाय के सभी शिष्य आचार्य जयदेव को अवाक होकर देखते रह गए। अवंतिका भी सदमे में थी और वह दौड़कर रणवीर सिंघानिया द्वारा छोड़ी गई सामग्री के 2 शेष सेटों की जांच करने गई। वास्तव में पाया कि एक सामंजस्यपूर्ण सामग्री गायब थी। हालांकि सहायक सामग्री महत्वपूर्ण नहीं थी, फिर भी यह निर्माण प्रक्रिया में अनिवार्य थी। इसे सामंजस्य बनाने के लिए बिना निर्माण की कठिनाई 100 गुना बढ़ जाएगी। अभी अभी अवंतिका रणवीर सिंघानिया को तृतीय श्रेणी का अमृत बनाते देखकर हैरान थी, लेकिन उसे नहीं लगा कि वह उससे बहुत खराब थी। समय के साथ उसे भी तृतीय श्रेणी का अमृत बनाने का मौका मिलेगा। यदि वह और मेहनत करती तो रणवीर सिंघानिया से आगे निकलने की उम्मीद अभी भी थी। लेकिन अब ये जानकर कि रणवीर सिंघानिया की सामग्री में एक सहायक जड़ी बूटी की कमी थी और उसने फिर भी पहले प्रयास में सफलतापूर्वक तृतीय श्रेणी का अमृत बनाया, उसे उनके बीच का अंतर पूरी तरह समझ में आ गया। यदि रणवीर सिंघानिया का औषधि निर्माण कौशल 10 मंजिल ऊंचा था, तो उसका 10 मंजिल जमीन के नीचे था। लगता है कि जो हमेशा अहंकार से भरी रहती थी, वह मैं ही थी। आचार्य जयदेव का चेहरा गहरा काला पड़ गया। उसने जोरदार खंडन करते हुए कहा, यह सामग्री प्रदान करने वाले शिष्य की गलती है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने प्रतियोगिता के दौरान जरूर धोखा दिया है। शायद यह अमृत किसी और ने बनाया था और तुमने इसे चुपके से औषधि कलश के अंदर रख दिया। तुम्हें प्रथम स्थान का हकदार नहीं होना चाहिए। अचानक आचार्य जयदेव ने पूछा, तुमने मेरे पोते को देखा है? तुमने उसे कहाँ देखा? वह अब कहाँ है? रणवीर सिंघानिया ने व्यंग्य किया, स्वाभाविक रूप से वह वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। आचार्य जयदेव पर बेचैनी की छाया मंडरा गई। उसकी आंखें रणवीर सिंघानिया पर टिकी थीं, क्योंकि उसने गुस्से में पूछा, मेरा पोता आखिर कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? उसी क्षण आयुर्वेद संप्रदाय का एक शिष्य घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। उसे जोरों से पसीना आ रहा था और आचार्य जयदेव को कांपते हुए देखने के बाद उसने कहा, आचार्य जयदेव, हमें अपने संप्रदाय के बाहर जंगल में गहराई में 2 साफ चबाए हुए कंकाल मिले हैं। घटनास्थल पर मिली वस्तुओं के अनुसार हमने पुष्टि की है कि वे 2 लोग वान्या और युवा अभिनव हैं। आचार्य जयदेव की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उन्होंने शिष्य का कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। तुमने क्या कहा? अभिनव को क्या हुआ? भीड़ में हंगामा मच गया। आचार्य जयदेव की उपस्थिति एक पल में विस्फोट कर उठी। उनके बल से आसपास के शिष्यों को तुरंत रास्ता छोड़ना पड़ा। अभिनव ऐसे ही बेवजह भेड़ियों का शिकार कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या? शिष्य बुरी तरह डरा हुआ, लगभग आंसू बहाते हुए बोला, मैं नहीं जानता। आचार्य जयदेव ने उसे 5-6 मीटर दूर फेंक दिया। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़कर कहा, ये तुम ही होगे। कल रात संप्रदाय के जंगल के बाहर केवल तुम ही रुके थे। मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने वाले तुम ही होगे। रणवीर सिंघानिया ने ठंडी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुमने जानबूझकर हमें रात भर जंगल में भेड़ियों के हमले के खतरे का सामना करने के लिए छोड़ा और तुमने अपने लंपट पोते को लोगों को लूटने के लिए भी भेजा। मैंने उसे मार डाला, इसमें गलत क्या है? मैंने उसे मार डाला, इसमें गलत क्या है? ये वाक्य हर किसी के कानों में गूंज उठा। आयुर्वेद संप्रदाय के सभी शिष्य अत्यधिक स्तब्ध थे। उसने वाकई अभिनव को मार डाला। आचार्य जयदेव अपने पक्षपात के लिए कुख्यात हैं। इस बार मुझे डर है कि वे आपे से बाहर हो जाएंगे। सच कहूं तो अभिनव एक मूर्ख था जिसे संयम नहीं था। ये तो बस समय की बात थी कि उसके साथ कुछ होता। संप्रदाय में हर कोई उससे घृणा करता था और अब जब वह मर गया है तो मैं काफी खुश हूं। फिर भी उस युवक को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अगर उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया होता तो आचार्य जयदेव के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होता। अब उसने ये कर दिया है, आचार्य जयदेव उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। वैद्यराज सूर्यकांत ने भी रणवीर सिंघानिया को हैरानी से देखा। उसने ये क्यों मान लिया? कल रात क्या हुआ था ये हम तीनों को ही पता था। जब तक हम कुछ नहीं कहते किसी को सच पता नहीं चलता। लेकिन रणवीर सिंघानिया, वह बहुत भावुक है। ओजस्विनी के चेहरे पर चिंता थी। आचार्य जयदेव की आभा इतनी भयानक है। दादाजी, अब हम क्या करेंगे? आसपास के लोगों की फुसफुसाहट रणवीर सिंघानिया के कानों तक पहुंची, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अगर यह अतीत की बात होती तो वह शायद सब कुछ दृढ़ता से नकारना चुनते ताकि खुद के लिए परेशानी कम हो। लेकिन अब स्थापना स्तर के मध्य चरण की शक्ति के साथ एक तुच्छ आचार्य जयदेव की तो बात ही क्या,
अगर पूरा आयुर्वेद संप्रदाय भी उनके खिलाफ एकजुट हो जाए तो भी उन्हें जरा भी डर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें आचार्य जयदेव को नाराज करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कोई सिंघानिया एक चूहे को मारने के बाद उसके परिवार की फिक्र करेगा? ये देखकर कि रणवीर सिंघानिया ने बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया और उन्हें चुनौती भी दी, ये पूछते हुए कि इसमें गलत क्या था, आचार्य जयदेव का क्रोध पूरी तरह से भड़क उठा। उन्होंने रूपांतरण स्तर के 7वें चरण की पूरी शक्ति खोल दी। तुरंत चौक पर हवा के तीव्र झोंके चलने लगे। उनकी आंखें रणवीर सिंघानिया पर टिकी थीं। तुमने मेरे पोते को मार डाला तो मैं तुम्हारी जान लेकर उसे मृत्यु में तुम्हारा साथ दिलाऊंगा। आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्य तेजी से दूर हट गए। जब रूपांतरण स्तर का 7वें चरण का विशेषज्ञ तांडव मचाता था तो यह कोई मजाक नहीं था। एक गलत कदम उन्हें भी इस उपद्रव में शामिल कर सकता था। आचार्य जयदेव क्रोध से अंधे हो गए हैं। उस लड़के की तबाही निश्चित है। उस लड़के के औषधि निर्माण कौशल वास्तव में असाधारण है, लेकिन वह बुद्धिमान नहीं है। अब जब उसने आचार्य जयदेव को क्रोधित कर दिया है तो वह अपनी जान भी नहीं बचा सकता। औषधि निर्माण में महान होने का क्या फायदा? अवनीशा भौहें सिकुड़े हुए ये दृश्य देख रही थी। ऐसे अप्रत्याशित विकास के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में एक शिष्य को निर्देश दिया, जल्दी जाओ और मेरे दादाजी को बुलाओ। शिष्य जल्दी से भाग गया। ओजस्विनी ने बेचैनी से अपने पैर पटके, क्या करें, रणवीर सिंघानिया ऐसे ही क्यों खड़े हैं, हिल क्यों नहीं रहे? भागो। वैद्यराज सूर्यकांत भी असहाय थे। वे केवल सामान्य लोग थे और इस स्थिति में बिल्कुल भी मदद करने में असमर्थ थे। आचार्य जयदेव एक अद्वितीय गति के साथ रणवीर सिंघानिया की ओर दौड़े। सभी ने सोचा कि रणवीर सिंघानिया का आचार्य जयदेव के हाथों मरना निश्चित था, लेकिन जिस पल आचार्य जयदेव उनके सामने पहुंचे, रणवीर सिंघानिया ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और फिर आचार्य जयदेव के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। धड़ाम। पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। सभी शिष्य हक्के बक्के रह गए। ओजस्विनी की आंखों में अविश्वास भरा था। एक थप्पड़ ने उसे उड़ा दिया। वैद्यराज सूर्यकांत ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, लगता है हमने रणवीर सिंघानिया को कम आंका है। अवनीशा आश्चर्यचकित होकर, एक थप्पड़ ने तृतीय वृद्ध को उड़ा दिया। यह शायद दादाजी के स्तर का कोई विशेषज्ञ ही ऐसा कर सकता है ना? आचार्य जयदेव काफी देर तक जमीन पर पड़े रहे, फिर होश में आए। वह संघर्ष करके उठे, रणवीर सिंघानिया की ओर गंभीर भाव से देखते हुए। जो दबंग आभा वह अभी थोड़ी देर पहले फैला रहे थे, वह काफी कमजोर हो गई थी। ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे है? अभी के थप्पड़ ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे समय थम गया हो। मेरे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। संप्रदाय प्रमुख भी शायद इतनी दूर तक सक्षम नहीं होंगे। एक पलक झपकते ही रणवीर सिंघानिया आचार्य जयदेव के सामने प्रकट हो गए। उन्हें नीचे देखा और कहा, दिव्य रत्न लॉकेट दो। आचार्य जयदेव के चेहरे पर सतर्कता भर गई, लेकिन फिर भी उन्होंने दांत पीसे और कहा, बच्चे, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ति इतनी भयानक क्यों है, लेकिन घमंडी मत बनो। यह आयुर्वेद संप्रदाय का क्षेत्र है और मैं आयुर्वेद संप्रदाय का तृतीय वृद्ध हूँ। मुझ पर तुम्हारा हमला आयुर्वेद संप्रदाय के खिलाफ एक उकसावा है। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, पूरे संप्रदाय से मुकाबला करना तुम्हारे लिए असंभव है। फिर उन्होंने अपनी दिव्य संवेदन जारी की और आचार्य जयदेव पर घुमाई। उनकी छाती में एक विशेष रूप से अनोखा दिव्य रत्न लॉकेट मिला, जो निस्संदेह राजपूत परिवार का पैतृक रत्न होना चाहिए। बिना किसी झिझक के रणवीर सिंघानिया ने अपना हाथ बढ़ाया और आचार्य जयदेव की छाती से दिव्य रत्न लॉकेट छीन लिया। आचार्य जयदेव तुरंत क्रोधित हो गए, बच्चे, वह दिव्य रत्न लॉकेट मेरा है, मुझे वापस दो। वैद्यराज सूर्यकांत को ऐसा अनमोल रत्न रखने का क्या अधिकार है? काश मुझे पता होता जब हम दिव्य रत्न लॉकेट के लिए लड़े थे तो मुझे उसे मार देना चाहिए था। रणवीर सिंघानिया की आंखों में एक हत्यारी चमक कौंध गई। चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ सकता। इस पल 3 आकृतियां दूर से तेजी से चौक की ओर आ रही थीं। उन्हें देखकर आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्यों ने सम्मानपूर्वक रास्ता छोड़ दिया, अत्यधिक श्रद्धा दिखाते हुए, क्योंकि ये तीनों और कोई नहीं बल्कि आयुर्वेद संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख अवंतिका, साथ ही महावृद्ध और द्वितीय वृद्ध थे। आचार्य जयदेव ने तीनों को आता देख आत्मविश्वास से भर गए और उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। बच्चे, हमारे संप्रदाय प्रमुख और महावृद्ध और द्वितीय वृद्ध आ गए हैं। संप्रदाय प्रमुख रूपांतरण स्तर के 9वें चरण पर हैं, महावृद्ध 8वें पर और द्वितीय वृद्ध 7वें के शिखर पर हैं। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या तुम उनके सामने मुझे मारने की हिम्मत करोगे? रणवीर सिंघानिया ने मुड़कर अवंतिका और तेजी से आ रहे अन्य 2 की ओर देखा। फिर उनकी निगाहें आचार्य जयदेव पर वापस लौटी, जो निडर खड़े थे, और वह अचानक हंसने लगे। आचार्य जयदेव अप्रत्याशित रूप से घबरा गए और उनकी आंखें रणवीर सिंघानिया पर टिक गईं, पूछते हुए, तुम किस पर हंस रहे हो? रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, आज मैं तुम्हें उनके सामने मारूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या? आचार्य जयदेव का चेहरा डर से पीला पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, रणवीर सिंघानिया पहले ही अपना हाथ उठा चुके थे। उनकी उंगली के एक झटके से एक भयानक शक्ति निकली, सीधे आचार्य जयदेव के माथे को भेदती हुई। आयुर्वेद संप्रदाय के शिष्य इस दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहे थे। आचार्य जयदेव मर गए। आचार्य शंकर, मुख्य आचार्य और द्वितीय आचार्य भी इस समय चौक पर पहुंचे, और जब उन्होंने देखा कि आचार्य जयदेव का सिर छेद दिया गया था और वह विश्वास से भरी आंखों के साथ जमीन पर गिर गए थे, तो उन सभी की भौहें चढ़ गईं।
आचार्य शंकर एक श्वेकेशी वृद्ध थे जिनमें एक अमर योगी का आभास होता था। संदेशवाहक शिष्य से यह सुनकर कि औषधि निर्माण प्रतियोगिता में एक बाहरी व्यक्ति ने एक सर्वोच्च निर्मल आत्मिक अमृत का निर्माण किया था, वह अत्यंत चकित हुए और तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह व्यक्ति एक शीर्ष स्तरीय रसायन साधक था। मुख्य आचार्य और द्वितीय आचार्य भी अच्छी तरह जानते थे कि एक सर्वोच्च निर्मल आत्मिक अमृत का निर्माण करने का क्या अर्थ था, खासकर जब यह व्यक्ति केवल 20 की आयु में था, जिससे वे स्तब्ध रह गए। हालांकि जब उन्होंने सुना कि इस व्यक्ति ने अभिनव को मार दिया था, जिससे आचार्य जयदेव क्रोधित हो गए थे, तो उन तीनों के चेहरे के भाव बदल गए और वे जल्दी से यहाँ पहुंचे। वे सभी आचार्य जयदेव के स्वभाव से परिचित थे और उन्होंने सोचा था कि रसायन साधना के प्रतिभावान यह व्यक्ति आचार्य जयदेव के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर भी उनके आने पर उन्हें पता चला कि आचार्य जयदेव ही थे जो रणवीर सिंघानिया के हाथों मारे गए थे, जो वास्तव में हैरान करने वाला था। रणवीर सिंघानिया आचार्य शंकर और अन्यों की ओर मुड़े और उदासीनता से कहा, वर्षों पहले आचार्य जयदेव ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर दूसरों पर अत्याचार किया था और वैद्यराज सूर्यकांत का पैतृक दिव्य रत्न लॉकेट छीन लिया था। आज उन्होंने सहमति व्यक्त की थी कि यदि मैं औषधि निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करूं तो वह लॉकेट लौटा देगा। हालांकि वह अपने वचन से मुकर गया। उसके पोते ने वैद्यराज सूर्यकांत की पोती की सुंदरता पर लालच किया था, उसे हथियाने का इरादा था। इस प्रकार वह मेरे हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। आचार्य जयदेव अपने पोते का बदला लेने की तलाश में मुझ पर हमला किया और मैंने भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए उसका जीवन समाप्त कर दिया। ये घटनाओं का क्रम है। यदि आयुर्वेद संप्रदाय उसका बदला लेना चाहता है तो अब कार्रवाई कर सकता है। ये कहकर उन्होंने अचानक अपने शरीर से तीव्र आभाओं की एक श्रृंखला छोड़ी। उसी क्षण अवनीशा दौड़कर रणवीर सिंघानिया के सामने खड़ी हो गई, गंभीरता से आचार्य शंकर को देखते हुए, और कहा, दादाजी, यह उनकी गलती नहीं है। सब कुछ आचार्य जयदेव ने खुद ही मोल लिया था। रणवीर सिंघानिया ने अपनी भौहें उठाईं, उसे उसके लिए खड़े होने की उम्मीद नहीं थी। आचार्य शंकर ने रणवीर सिंघानिया को एक जटिल भाव से देखा। युवक द्वारा छोड़ी गई आभा में उन्हें खतरे का आभास हुआ। उसकी शक्ति, उन्हें डर था, उनकी अपनी शक्ति से कम नहीं थी। उन्होंने अवनीशा की ओर देखा और खुद ही कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, ये सोचते हुए कि इस व्यक्ति की शक्ति मेरी शक्ति से अधिक है। भले ही तुम उसके पक्ष में विनती न भी करती, मैं ऐसे महाशक्तिशाली व्यक्ति को अनायास ही अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। वह धीरे धीरे बोलने लगे, आयुर्वेद संप्रदाय कोई अनुचित जगह नहीं है। वास्तव में आचार्य जयदेव ही पहले दोषी थे। भले ही वह हमारे एक आचार्य जयदेव थे, हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर आपको परेशान नहीं करेंगे। इन वर्षों में वह संप्रदाय के भीतर बेलगाम और दमनकारी रहे हैं। इस बार आपके साथ टकराव में उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे। यदि संभव हो तो क्या हम बैठकर शांतिपूर्वक बात कर सकते हैं। ये सुनकर रणवीर सिंघानिया ने मन ही मन सोचा कि यह संप्रदाय प्रमुख वास्तव में एक समझदार व्यक्ति थे। फिर उन्होंने सिर हिलाया, ये संभव है। वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी आचार्य शंकर को रणवीर सिंघानिया के लिए मुश्किलें पैदा करते न देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। ओजस्विनी फुसफुसाई, हालांकि आचार्य जयदेव घृणित था, वह फिर भी आयुर्वेद संप्रदाय के एक आचार्य थे। रणवीर सिंघानिया ने उन्हें मार डाला, फिर भी संप्रदाय प्रमुख इतनी विनम्रता दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आयुर्वेद संप्रदाय इतना दुर्जय नहीं है जितना हमने सोचा था। वैद्यराज सूर्यकांत मुस्कुराए और अपनी दाढ़ी सहलाए, बोले, यह नहीं कि आयुर्वेद संप्रदाय दुर्जय नहीं है, बल्कि रणवीर सिंघानिया बहुत ही भयानक है। इतना कि आयुर्वेद संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को भी उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आना पड़ता है। इस बार रणवीर सिंघानिया को अपने साथ लाना वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। मुख्य सभागार में जहां आयुर्वेद संप्रदाय अतिथियों का स्वागत करता था, रणवीर सिंघानिया, वैद्यराज सूर्यकांत और ओजस्विनी सभी राजसी कुर्सी पर बैठे थे। आचार्य शंकर द्वारा परोसने का आदेश दी गई उत्तम चाय का आनंद ले रहे थे। आचार्य शंकर और मुख्य आचार्य उनके सामने बैठे थे। अवनीशा आचार्य शंकर के पास खड़ी थी, चाय परोसने और जल पिलाने के लिए जिम्मेदार थी। समूह ने वैद्यराज सूर्यकांत और आचार्य जयदेव के बीच के द्वेष का विस्तार से वर्णन किया था, जिसमें वान्या ने जानबूझकर उन्हें जंगल में सोने पर मजबूर किया था और अभिनव ने वान्या को किसी का अपहरण करने के लिए उकसाया था। सुनने के बाद आचार्य शंकर ने कहा कि यह सब आचार्य जयदेव और अभिनव की अपनी गलती थी। वे संप्रदाय में अपना रौब जमा रहे थे, शिष्यों को धमका रहे थे और आयुर्वेद संप्रदाय में कई लोग लंबे समय से उनसे बहुत द्वेष रखते थे। आचार्य शंकर संप्रदाय के माहौल को सुधारने के लिए उन दोनों से निपटना चाहते थे, हालांकि उन्हें कभी उचित अवसर नहीं मिला था। इस बार रणवीर सिंघानिया ने आयुर्वेद संप्रदाय की दो समस्याओं को दूर करके वास्तव में मदद की थी। निश्चित रूप से वह थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहे थे। हालांकि आचार्य शंकर आचार्य जयदेव और अभिनव के आचरण से अप्रसन्न थे। आचार्य जयदेव आखिर रूपांतरण स्तर के सप्तम चरण के विशेषज्ञ थे और संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति थे। भले ही आचार्य जयदेव बुरा व्यवहार करते, आचार्य शंकर उन्हें आसानी से संप्रदाय से बाहर नहीं निकालते। लेकिन अब जब आचार्य जयदेव मर चुके थे और कार्य हो चुका था, आचार्य शंकर रणवीर सिंघानिया को नाराज नहीं करना चाहते थे और उनसे मित्रता करना भी चाहते थे, तो उन्हें ऐसा कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यों ने आचार्य जयदेव के मामले पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। आचार्य शंकर ने अपनी बात स्पष्ट करने के बाद उन्होंने बातचीत को औषधि निर्माण की ओर मोड़ा। रणवीर सिंघानिया, मेरे युवा मित्र, आप उच्च गुणवत्ता वाले निर्मल आत्मिक अमृत का निर्माण कर सकते हैं।
आपकी औषधि निर्माण का स्तर वास्तव में चरम पर पहुंच गया है। मुझे आश्चर्य है, आजकल आप किस उच्चतम स्तर के अमृत का निर्माण कर सकते हैं? क्या आपने कभी प्रथम श्रेणी के अमृत का निर्माण किया है? आचार्य शंकर ने पूछा। आयुर्वेद संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के रूप में उनकी औषधि निर्माण कौशल पूरे संप्रदाय में सबसे उच्च था, लेकिन यहाँ तक कि वह भी केवल कुछ प्रकार के प्रथम श्रेणी के अमृत का निर्माण कर सकते थे। रणवीर सिंघानिया ने एक पल सोचा और कहा, मुझे यकीन नहीं है कि आप यहाँ प्रथम श्रेणी के अमृत को कैसे परिभाषित करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अमृत दिखा सकता हूँ जिनका मैंने पहले निर्माण किया है। आचार्य शंकर की आंखें चमक उठीं। आइए आइए आइए, हम देखें कि हमारे युवा मित्र रणवीर सिंघानिया ने किस प्रकार के चमत्कारी अमृत का निर्माण किया है। मुख्य आचार्य और द्वितीय आचार्य दोनों ने उत्सुकता से अपनी गर्दनें तान दीं। अवनीशा ने मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति का औषधि निर्माण कौशल मुझसे कहीं बेहतर है, लेकिन वह शायद अभी तक प्रथम श्रेणी के अमृत का निर्माण करने के स्तर तक नहीं पहुंचा है। आखिर दादाजी को भी प्रथम श्रेणी के अमृत का निर्माण करना बहुत मुश्किल लगता है। रणवीर सिंघानिया ने प्राण संग्रहण गोली युक्त दिव्य रत्न बोतल निकाली और आचार्य शंकर को सौंप दी। आचार्य शंकर ने उत्सुकता से इसे खोला और एक समृद्ध औषधीय सुगंध तुरंत पूरे कक्ष में भर गई। सुगंध सूंघते ही उपस्थित सभी को आत्मिक रूप से प्रफुल्लित महसूस हुआ और उनके मन प्रफुल्लित हो गए। आचार्य शंकर, मुख्य आचार्य और द्वितीय आचार्य सभी तेजी से खड़े हो गए, उनके चेहरे तुरंत अविश्वास से भर गए। जल्दी से हमें देखने के लिए एक गोली निकालो। केवल इस सुगंध का ही ऐसा प्रभाव है, यह अमृत निश्चित रूप से साधारण नहीं है। मुख्य आचार्य ने कुछ बेचैनी से कहा। तुरंत आचार्य शंकर ने एक प्राण संग्रहण गोली निकाली और उन तीनों ने इसे अत्यंत बारीकी से देखा। जल्द ही आचार्य शंकर उत्साहित हो गए और चिल्ला उठे, दिव्य अमृत! ये प्रथम श्रेणी से भी ऊपर का दिव्य अमृत है। मुख्य आचार्य और द्वितीय आचार्य दोनों की आंखों में अचेतता का भाव था। आचार्य शंकर के हाथों में अमृत को ऐसे देख रहे थे जैसे सम्मोहित हो गए हों। वैद्यराज सूर्यकांत के चेहरे पर भी सदमा था। रणवीर सिंघानिया द्वारा लाए गए अमृत के प्रथम श्रेणी से भी ऊपर होने की उम्मीद नहीं थी। अवनीशा के चेहरे पर फिर से पूरी तरह से आश्चर्य था। प्रथम श्रेणी से भी ऊपर का दिव्य अमृत, उसका औषधि निर्माण का स्तर वास्तव में इतने भयानक चरण तक पहुंच गया है। तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।